चैप्टर 451 राजधानी में रात। जियाओ यी ने स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट छोड़ दिया है, लेकिन वह राजधानी नहीं छोड़ेगा। यहाँ कुछ काम हैं जो उसे करने ही होंगे। लेकिन इस समय वह शाही राजधानी की हलचल भरी सड़कों पर बस बिना किसी मकसद के घूम रहा था। ऐसे दिन कई दिन बीत गए। रात और गहरी हो रही है। राजधानी की एक साधारण सी गली में जियाओ यी अपने कंधों पर हाथ रखे आंखें बंद करके कोने में खड़ा था और सो गया। हालांकि राजधानी खुशहाल है, लेकिन रात में शोर शराबा साफ तौर पर बहुत कम होता है। आसमान में तारों से भरा एक चमकता हुआ चांद थोड़ी धीमी ठंडी रोशनी दे रहा है। रात की हवा थोड़ी खाली सड़क पर आगे पीछे चल रही थी, ठंडी और बेरहम थी। अंधेरी रात में ठंडी रोशनी में और ठंडी हवा में जियाओ यी ने पूरी रात ऐसे सोया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह जल्दी जीनियस तेज होता है। पेट्रोलिंग कर रहे सिटी गार्ड ने तुरंत उसे घेर लिया। तुम कौन हो? प्लीज अपने क्रेडेंशियल्स दिखाओ, सिटी गार्ड के कैप्टन ने ठंडे स्वर में कहा। वह पूरी रात घर नहीं गया, बल्कि सड़क पर अंधेरे में छिपकर रात बिताई। लेकिन वांटेड क्रिमिनल बोलने के बाद कई सिटी गार्ड्स ने अपने ब्लेड भी निकाल लिए। जियाओ यी हिला नहीं, बस हल्के से सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि यह नहीं है तो अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट निकालो, सिटी गार्ड के कैप्टन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। नहीं, जियाओ यी ने सिर हिलाया। नहीं, सिटी गार्ड का चेहरा और भी ठंडा हो गया। तो फिर तुम रॉयल कैपिटल में कैसे घुसे? क्या तुम चुपके से अंदर आए? जब तक कि तुम हंटिंग डेमन पैलेस में डीकन या उससे ऊपर के न हो। नहीं तो जो कोई भी रॉयल कैपिटल में घुसता है उसे सिटी गेट पर रजिस्टर होना होगा। मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी नहीं है। तुम सिर्फ रिव्यू के लिए सिटी गार्ड के हेडक्वार्टर तक मेरे पीछे आ सकते हो। सिटी गार्ड के कैप्टन ने चेहरे पर उदास और मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। जियाओ यी का चेहरा ठंडा पड़ गया। सिटी गार्ड के कैप्टन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई। क्यों तुम विरोध नहीं कर सकते? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो इसे बगावत माना जाएगा। जियाओ यी ने अपना एक्सप्रेशन ठीक किया और हल्के से कहा, चलो चलते हैं। तुम्हारे जान पहचान वाले को गिनते हैं। सिटी गार्ड के कैप्टन ने तलवार वापस खींच ली। जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। असल में ऐसा नहीं है कि वह बाहर खाना खाकर सोना चाहता है, बल्कि जब भी वह किसी रेस्टोरेंट या होटल में रुकता तो दुकान वाला आदमी उसे प्यार से बाहर बुला लेता। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, यह दुकान भरी हुई है, प्लीज कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। पूरी रॉयल कैपिटल, लगभग सभी रेस्टोरेंट और सराय, सभी में बिल्कुल एक जैसी बातें लिखी हैं। यह भरी नहीं है, लेकिन वह उसे गेस्ट के तौर पर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। रॉयल कैपिटल में जियाओ यी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इन सिटी गार्ड्स की बात करें तो यह पहली बार नहीं है जब उसे घेरकर पूछताछ की गई हो। पिछले कुछ दिनों में हर दिन अच्छा रहा है और हर दिन एक ही समय पर रहा है। जैसे वह तैयार था, वह इस समय उससे पूछताछ करने के लिए बाहर आएगा। बेशक उसने अपनी पहचान के क्रेडेंशियल जैसे स्वॉर्ड मास्टर ऑर्डर और यान बोवे टोकन दिखाए थे। हालांकि उन सभी को बताया गया कि इन टोकन पर उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इसे पहचान सर्टिफिकेट के तौर पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जियाओ यी असल में सिटी गेट पर रजिस्टर्ड था। यह उसकी पहचान थी कि वह तलवार मास्टर जियाओ यी बेशान है जिसने रजिस्टर किया था। लेकिन इन सिटी गार्ड्स ने यह नहीं माना। जाहिर है ये सिटी गार्ड्स उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और ऐसा लगातार कई दिनों से हो रहा है। नहीं, ठीक कहूं तो उसके पीछे कोई उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस समय सिटी गार्ड्स की इस टीम के एस्कॉर्ट में जियाओ यी सिटी गार्ड के हेडक्वार्टर गया। लेकिन सिटी गार्ड्स की इस टीम ने इस समय जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी। एक खास चक्कर ने भी हेडक्वार्टर तक का सफर थोड़ा और दूर कर दिया। और सड़क पर जियाओ यी को इस तरह सिटी गार्ड्स ने एस्कॉर्ट किया और तुरंत ही कई राहगीरों को देखने और इशारा करने के लिए खींच लिया। राहगीरों की आंखें ऐसी थीं जैसे वे किसी कैदी को देख रहे हों जिसकी परेड हो रही हो। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अभी भी अपने हाथ पीछे करके खड़ा था, हल्के हल्के चल रहा था। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद जियाओ यी सिटी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पहुंच गया। सिटी गार्ड्स की यह टीम जियाओ यी को ट्रायल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा था। वह शेन युआन था। शेन युआन डिप्टी कमांडर। सिटी गार्ड्स ने तुरंत सैल्यूट किया। हाँ, शेन युआन ने सिर हिलाया और कहा, बाहर निकलो। सिटी गार्ड के कैप्टन ने तुरंत शर्मिंदगी दिखाई और कहा, लेकिन यह डिप्टी कमांडर शेन कुन का ऑर्डर था। शेन युआन ने डांटा, नीचे उतरो। हाँ, सिटी गार्ड के कैप्टन ने डर दिखाया और तुरंत पीछे हट गया। इस समय शेन युआन ने जियाओ यी को देखा, आह भरी, और कहा, तलवार मास्टर बेशान, आप यह क्यों कर रहे हैं? क्या इन दिनों की तकलीफ काफी नहीं है? जब तक आप राजधानी छोड़ने को तैयार हैं, तब तक सब कुछ गायब हो जाएगा नाशपाती। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, जब तक मामला साफ नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। शेन युआन ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो? यह कहना बेकार है। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, डिप्टी कमांडर शेन युआन को कुछ दिन पहले की तरह एक रूटीन रिव्यू करना चाहिए। जल्दी करो और इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, मेरे पास अभी भी जरूरी काम है। तुम? शेन युआन का गला रुंध गया। काफी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बाद में शेन युआन ने अपने शरीर से एक टोकन निकाला और कहा, यह वह आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रजिस्टर किया है। इससे साबित हो सकता है कि तुम बेशान काउंटी में एक योद्धा हो। डिप्टी कमांडर शेन युआन का क्या मतलब है? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। शेन युआन ने जवाब दिया, मेरे शेन परिवार पर बेशान काउंटी के एक योद्धा का एहसान है। यह बस एक बात है, कोशिश करो, जितना हो सके मदद करो। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, मुझे नहीं पता कि बेशान काउंटी के किस योद्धा को इस एहसान का हक है। शेन युआन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, तुम्हें तो पता भी नहीं है। उसके बाद शेन युआन ने टोकन जियाओ यी को दिया, फिर मुड़कर चला गया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और मुड़कर सिटी गार्ड हेडक्वार्टर से चला गया। इस समय सिटी गार्ड हेडक्वार्टर में जोरदार झगड़े शुरू हो गए। डिप्टी कमांडर शेन युआन, तुम्हें जियाओ यी को रजिस्टर करने के लिए किसने कहा? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से कहा। शेन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम हर दिन स्वॉर्ड मास्टर बेशान के लिए चीजें मुश्किल बनाते हो, इंटरेस्टिंग। यह बोरिंग है, शेन कुन ने कहा, लेकिन इस पर एक बड़ा आदमी है जिसे यह इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा डिप्टी कमांडर शेन युआन, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जियाओ यी अब स्वॉर्ड मास्टर नहीं रहा, बेशान। शेन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, वैसे भी वह एक बेमिसाल टैलेंट है। उसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम्हारे पास उसके लिए चीजें मुश्किल करने की क्या काबिलियत है?
शेन कुन ने नफरत से कहा, मेरा शेन परिवार कैपिटल सिटी के गार्ड्स को कमांड कर रहा है, उसने मुझे हटाने की हिम्मत की, यह बगावत के बराबर है। मैं उसे माफ करता हूं कि उसमें हिम्मत नहीं थी। हम शेन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैंने सही अंदाजा लगाया तो तुम्हारे मुंह में जो बड़ा आदमी है वह एल्डर बाई बाई मोहन है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पैट्रियार्क ने पहले ही रोक का आदेश दे दिया है। मेरे शेन परिवार वगैरह में किसी को भी उससे जुड़े मामलों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। बाई मोहन को खुश करना तुम्हारा काम है, लेकिन अगर तुम परिवार की पावर का गलत इस्तेमाल करते हो तो मुझे पोलाइट होने के लिए दोष मत दो। उसके बाद शेन युआन ने गुस्से में अपनी आस्तीनें लहराई और मुड़ गया। इस समय जियाओ यी सिटी गार्ड हेडक्वार्टर से निकलने के बाद भी वह बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमता रहा। वह बस चलता रहा, रुका, चलता रहा, फिर रुक गया। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। जब अंधेरा हो जाता है तो वह रुक जाता है, गली में एक कोना ढूंढता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। चुपचाप अपनी आंखें बंद करो, चुपचाप सोचो, चुपचाप इंतजार करो। अंधेरी रात, ठंडी रोशनी, ठंडी हवा। उसे थोड़ा उदास और अकेला दिखने दो। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी। पहले और आज में ऐसे बहुत सारे दिन हैं और उसे लंबे समय से इसकी आदत हो गई है। रात उसे सबसे अच्छी लग रही थी आश्रय। दूसरा और चैप्टर 452 भगवान की दी हुई शादी। जियाओ यी शाही राजधानी में ऐसे ही रहता था, बिना किसी मकसद के। हर सुबह सिटी गार्ड को उसकी जांच करने आना पड़ता था। बेशक शेन युआन के दिए गए पहचान सर्टिफिकेट के साथ उसे जांच के लिए सिटी गार्ड हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हर बार सिटी गार्ड उसे घेर लेते थे और उससे इस आधार पर पूछताछ करते थे कि वह खुली हवा में सो रहा था। कई आने जाने वाले लोग उसे इशारा करने के लिए आकर्षित करेंगे। जांच के बाद जियाओ यी हमेशा की तरह बिना किसी मकसद के घूमता रहेगा। दोपहर में यूनिफॉर्म पहने एक ताकतवर योद्धा ने उसे घेर लिया। यह यान वुवेई है और यह अभी भी एलीट का एलीट है, जिसके 6 डिप्टी कमांडर हैं। जियाओ यी कमांडर देखो, उनमें से एक ने अनजाने में सैल्यूट किया। उसके बगल में खड़े लोगों ने जल्दी से उसे खींच लिया और आंख मारी। उस व्यक्ति ने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी बात बदल दी। इस योद्धा, प्लीज अपनी पहचान दिखाओ। यान वुवेई के आते ही आसपास और भी लोग आ गए। क्या वे यान वुवेई नहीं हैं? मैंने सुना है कि सभी यान वुवेई एलीट हैं, इसलिए इंतजार करते समय वे कोई हरकत नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हें कोई खूनी वांटेड क्रिमिनल न मिल जाए। आसपास के पैदल चलने वाले लोग बातें कर रहे थे और इशारा कर रहे थे। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और अपना पहचान सर्टिफिकेट निकाला। कई डिप्टी कमांडरों ने देखा, फिर सिर हिलाया और वापस लौट गए। ठीक है, यह सही है, तुम जा सकते हो, छहो ने कहा और फिर चले गए। असल में शहर के गार्डों की रोज की मुश्किलों के अलावा यान वुवेई की तरफ ऐसे लोग हैं जो उसे हर दिन परेशान करने आते हैं। बेशक ये मुश्किलें और पूछताछ जियाओ यी को हर बार सड़क पर लोगों की बुराई का निशाना बनाएंगी। पैदल चलने वालों ने इशारा किया और तिरस्कार दिखाया, जिससे वह बेहद शर्मिंदा हुआ। क्या इन पैदल चलने वालों को यकीन है कि जियाओ यी एक वांछित अपराधी है? लेकिन सड़क पर इस तरह की सेंसरशिप लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। प्रत्येक समीक्षा के बाद जियाओ यी का चेहरा पानी की तरह सादा था। हालांकि यह कुछ दिनों पहले यान वुवेई की समीक्षा से अलग है। आज यह थोड़ा खास लगता है, सिर्फ इसलिए कि अंधेरे में 2 लोग थे जो जियाओ यी को इधर उधर घूमते हुए देख रहे थे। उन दोनों में से एक प्रमुख था और दूसरा ये जियाओ था। ग्रैंड कमांडर, उसके लिए चीजों को इस तरह से मुश्किल बनाओ, उसे शर्मिंदा करो, ठीक है? ये जियाओ ने गहरी आवाज में कहा। क्या हुआ? प्रमुख ने धीरे से कहा। हम यान वुवेई ने हमारे लिए चीजों को मुश्किल बना दिया है। अगर वह शाही राजधानी नहीं छोड़ता है तो अधिक से अधिक लोग उसके लिए चीजों को मुश्किल बना देंगे। जो चीजें उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं वे और भी सीरियस हो जाएंगी। ये शिव ने सिर हिलाया और कहा, वह तो बस एक जवान आदमी है, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाए? रूढ़िवादी लीडर के तौर पर उसकी जगह खत्म करने से मुझे डर है कि उसका दिल ठंडा पड़ जाएगा। मुझे डर है कि वह एक दिन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अचानक फूट पड़ेगा। फूट पड़ेगा, कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत से लोग उससे एक्शन लेने की उम्मीद कर रहे हैं। तुम सच में उसे थोड़ा कमजोर समझते हो? तुम क्या तूफान झेल सकते हो? फेंडियन के 2 बड़ों को हराओ और उन्हें लंबे समय तक ज़ुएचेंग हे के हाथों में सपोर्ट करो। असली ताकतवर लोगों की नजर में ये कामयाबियां कुछ भी नहीं है। पिछली बार अगर उसे सबसे ताकतवर तलवारबाज का टाइटल नहीं मिला होता तो खून की नदी उसे मार डालती। अगर उसने सच में जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत की तो पूरी किंग कैपिटल से एक तूफानी हमला उसका इंतजार कर रहा होगा। ये शिया का चेहरा बदल गया और उसने कहा, क्या हालात इतने सीरियस हैं? कमांडर ने गंभीरता से सिर हिलाया। एल्डर डुआन युन ने मुझे पहले ही खबर भेज दी है। जो सेनाएं चुपके से बाई मोहन को सपोर्ट करती हैं वे पहले से ही जियाओ यी से सीधे निपटना चाहती हैं। जियाओ यी के लिए कैपिटल छोड़ना ही उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है। यह कहते हुए कमांडर ने गहरी सांस ली और पूछा, इस लड़के ने हमेशा कैपिटल छोड़ने से मना किया है, तुम आजकल क्या कर रहे हो? ये शिया ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं घूमना चाहता हूँ, रुकना और जाना चाहता हूँ। नामुमकिन, कमांडर ने त्योरियां चढ़ाई। इस बच्चे के दिमाग से बेकार की बातें करना नामुमकिन है। जनरल लीडर का चेहरा फिर से गंभीर हो गया, पहले से भी ज्यादा गंभीर। मुझे बुरा लग रहा है। कौन सा शक? ये शिया ने पूछा। हवा और बारिश आ रही है, चीफ ने गंभीर चेहरे से कहा। इस बच्चे पर नजर रखो और अगर कुछ गलत हुआ तो इसे तुरंत पकड़ लो। यान वुवेई के नाम पर उसे जबरदस्ती राजधानी से भगा दिया गया। हाँ, ये शिया ने इज्जत से उसके ऑर्डर माने। वह जानता था कि सुप्रीम कमांडर का यह कदम जियाओ यी या दूसरों के लिए सबसे अच्छा फैसला था। दूसरी तरफ जियाओ यी अभी भी अपने दम पर चल रहा था। उसके पैरों के निशान हमेशा शाही राजधानी की सड़कों पर ही होते हैं, दूसरी जगहों पर कदम नहीं रखा। बेशक वह अंदर भी नहीं जा सकता। वह कहीं भी जाए, शहर के गार्ड राजधानी में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जब भी वे उसे देखेंगे उसे देखने के लिए आगे आएंगे, कुछ देर उसके साथ भी रहेंगे। जाहिर है रेस्टोरेंट वगैरह की तो बात ही छोड़िए, उसने तो सबसे आम तिंगशू टी हाउस में भी कदम नहीं रखा है। दुकान के लोग उसे आदर से बाहर बुलाएंगे। मैनशॉट में जियाओ यी के लिए वो सिर्फ गलियां थीं जहां कोई भी चल सकता था। अब तक जियाओ यी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ और दिन बीत गए। जियाओ यी के दिन हमेशा की तरह बीत रहे थे। सुबह उनसे सिटी गार्ड ने पूछताछ की। दोपहर में यान वुवेई ने उनसे पूछताछ की। रात में गली के कोने पर खड़े हो जाओ। बाकी समय वे सब घूम रहे होते हैं। शायद उसके लिए यही एकमात्र टाइम पास है।
बस इतना है कि कभी कभी कुछ टी हाउस के पास से गुजरते समय वह दरवाजे के बाहर रुककर कहानी सुनाने वाले की कहानी सुनता था। कभी कभी कुछ रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए दूसरे लोगों की छोटी मोटी बातें देखता था। यह बिहेवियर थोड़ा बोरिंग लगता है। दूसरों की नजर में वह पागल भी लगता है। आज देर रात वह एक बार फिर पास में ही एक गली के कोने पर खड़ा होकर नींद में सो रहा था। वह पूरी रात एक ही चीज में खोया हुआ लग रहा था। मुझे डर है कि अगर कोई उसके सामने खड़ा भी हो जाए तो उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। इस समय कुछ लड़के बहुत समय बिताने और शराब पीने के बाद उनमें से एक ने भारी मेकअप वाली एक औरत को गले लगाया और सड़क पर घूमने लगा। एक धमाका हुआ। कई लोग साफ तौर पर किसी चीज से टकरा गए। एक जवान आदमी गुस्से से बोला, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आंखें नहीं हैं, जो इस जवान आदमी का रास्ता रोके। कई दूसरे शानदार लड़कों ने भी गुस्से में कहा, तुम घमंडी बेटे की बेटी से टकरा गए, तुम मौत ढूंढ रहे हो। मानो या न मानो, तुम एक बात से अपने पूरे परिवार को खत्म कर सकते हो। ओह है ना, अचानक उनके कानों में एक भूतिया आवाज गूंजी। इसमें कोई शक नहीं कि वे जियाओ यी से टकराए थे। असल में जियाओ यी सड़क के बीच में नहीं बल्कि कोने में खड़ा था। बस ये लोग थोड़े नशे में थे, अजीब तरह से चल रहे थे और जियाओ यी से टकरा रहे थे। उस ठंडी आवाज ने इन लोगों को चौंका दिया। जब उस सिरफिरे नौजवान ने जियाओ यी का चेहरा साफ देखा तो उसने अचानक मजाक उड़ाया, मैं कौन हूं? यह तो वेस्ट कंट्रोल फायर बीस्ट निकला। वह नौजवान 4 बड़े परिवारों में से एक है, गर्वित परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और आओतियान्युन का बेटा भी। आम लोग जियाओ यी का रूप रंग नहीं जानते, लेकिन वह आमतौर पर ऑफिशियल स्टेटस या असली बड़ी ताकत के बच्चों को जानता है। आखिरकार जियाओ यी जियानजोंग पीढ़ी का सबसे ताकतवर तलवारबाज हुआ करता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी सबसे ताकतवर तलवारबाज हो? आओ परिवार ने मजाक उड़ाया। जानबूझकर इस नौजवान को कुछ मारो, नहीं तो यह नौजवान तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या तुम मरना चाहते हो? जियाओ यी का लहजा बहुत साफ था। क्या क्या तुम गोली चलाना चाहते हो? हाँ, एओ परिवार ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी, मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी किस पोजीशन में हो? हर कोई उसी पर निशाना साध रहा है और उसे मारना मुश्किल है। क्या तुमने मुझे जरा भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की? कल तुम्हारी मौत की तारीख है। मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, जियाओ यी ने हल्के से कहा, लेकिन अगर तुम बकवास करोगे तो तुम जरूर मर जाओगे। आसमान ऊंचा है और धरती चौड़ी है, मैंने तुम्हें मार डाला और मैं एक बड़ी डील करके चला गया। अगर तुम पहला पक्षी बनने पर अड़े रहे तो मुझे अपनी जान देने की कोई परवाह नहीं है। आवाज धीमी हो गई और ठंडे जानलेवा इरादे ने दर्शकों को घेर लिया। तुम एल्डर एओ परिवार डर से कांप गया। ये लड़के जो चॉपस्टिक जितने कमजोर थे, जाहिर है जियाओ यी का मारने का इरादा बर्दाश्त नहीं कर सके। चलो चलते हैं, एओ फैमिली ग्रैंड मास्टर ने दांत पीसते हुए कहा। फिर वह तेजी से चल पड़ा। हालांकि जब वह चला गया तो उसने गुस्से में कुछ बेरहमी से शब्द कहे, जैसे वह अपने बगल में बैठी खूबसूरत औरत के सामने अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। हाँ, यह एक दुखी कुत्ता है, मेरा बेटा एक बेटी है और उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं बस पागलों की तरह घूमता रहता हूँ। मेरा बेटा इस बार तुम्हें माफ कर देगा। जियाओ यी ने इसे नजरअंदाज किया और फिर से अंधेरे में डूब गया। वह लगभग 10 दिनों से राजधानी में घूम रहा है। वह जाहिर है घूम नहीं रहा है, बस इस बड़े शहर में लोगों की बातें सुन रहा है, बातें कर रहा है, बातें कर रहा है और बातें कर रहा है। वह रॉयल कैपिटल में ही रहा है, इसलिए जाहिर है कि वह उस साल की चीजों की जांच जारी रखना चाहता है। हालांकि उसके हाथ में कोई पावर और अधिकार नहीं है और इसका पता लगाना मुश्किल है। उसका एक ही तरीका है कि वह इसे अभी करे। कोई भी चीज, चाहे वह कितनी भी सख्त क्यों न हो, उसे पूरी तरह से दफनाया नहीं जा सकता। एक बड़ा शहर या कोई जगह जो सच में अपने अतीत को जानता है, वह हमेशा इसी जगह से होगा। आम लोग बेशक उन्हें राज नहीं पता होगा। हालांकि उन्हें रॉयल कैपिटल में हुए कुछ बदलावों और अतीत की बड़ी घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। इन दिनों जियाओ यी का इधर उधर घूमना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। सबसे पहले उसने एक बड़ी घटना सुनी। यह कोई पिछली घटना नहीं बल्कि हाल की घटना है। परसों देश के मालिक ने शादी कर दी। छोटी राजकुमारी यूफेनवू स्काई स्प्लिटिंग सेट के चीफ बाई मोहन से शादी करेगी। बाई मोहन, जो पिछले राजवंशों के उस्तादों के 68 मार्शल आर्ट के उस्तादों को समझती हैं, उन्हें इतिहास की सबसे अनोखी और बेमिसाल प्रतिभा कहा जा सकता है। इसकी परफेक्शन की कहानी लंबे समय से एक अच्छी कहानी के तौर पर चली आ रही है। दोनों जनवरी में शादी होगी। यह बात आज शाही राजधानी में हर कोई जानता है। हर कोई मंत्र पढ़ता है और सभी लोगों को आशीर्वाद देता है। बेशक यह जियाओ यी के लिए सिर्फ गॉसिप थी। असली फायदा तो एक ऐसी खबर है जो उसे अचानक पता चली। यह खबर एक बदलाव से आई है और यह बदलाव सिर्फ 15 साल पहले हुआ था। जियाओ यी को अच्छी तरह पता था कि यह सब कुछ पता लगाने का एक मौका होगा। जब तक कोई साफ लक्ष्य हो, जियाओ यी के लिए पता लगाना और कंफर्म करना मुश्किल नहीं है। तीसरा और चैप्टर 453 टोंगटियानलोक सरनेमी। घूमने के दिनों में जियाओ यी ने राजधानी में 1 महीने से ज्यादा समय बिताया। मुझे कहना होगा कि राजधानी सच में बहुत बड़ी है। भले ही जियाओ यी सिर्फ अलग अलग सड़कों पर ही चला हो, लेकिन तभी वह राजधानी की सभी सड़कों पर चला था। वह अनगिनत चाय की दुकानों और अनगिनत रेस्टोरेंट के पास से गुजरा। राजधानी की सभी सड़कों पर उसके पैरों के निशान थे। उसने हर तरह के हजारों परिवार भी देखे हैं, या गर्मजोशी और मेलजोल वाले, या शोरगुल वाले, या साजिश वाले, या सादे। उसने हमेशा इन सबको एक दर्शक की तरह देखा है। उस बहुत सारी छोटी मोटी बातों और जानकारी में सिर्फ एक सही नजरिए से ही हम सही मायने में यह पहचान सकते हैं कि क्या काम का है और क्या बेकार। खुश नहीं, दया नहीं। मन की इस शांत और भावुक हालत ने असल में उसे अनजाने में केंडो के बारे में बहुत कुछ महसूस कराया। बेशक यह जियाओ यी के लिए बस एक आम फसल थी। असली फायदा यह है कि उसे पहले सुनी खबर पर ज्यादा यकीन हो गया है। हाल ही में शाही राजधानी पता नहीं कब से खुशी के माहौल से भर गई है। शायद यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के बेमिसाल तियानजियाओ बाई मोहन की वजह से था। छोटी राजकुमारी यूफेनवू से शादी होने वाली है। ऐसी कहानी जो हर कोई गाता है। सभी राजाओं ने बधाई दी, यह झूठ नहीं है। शियाओ यी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अभी भी अकेले चलते हुए अनजाने में वह टोंगटियन टावर के पास पहुंच गया। लेकिन इसी समय उसकी मुलाकात एक जान पहचान वाले से हुई, लियू यानरान से। शियाओ यी लियू यानरान एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसका चेहरा हैरानी और उत्साह से भर गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ा और शियाओ यी को गले लगा लिया। शियाओ यी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, बस कुछ कहने ही वाला था। लियू परिवार के कई गार्ड जो असल में लियू यानरान के पास थे, दौड़कर आए।
उसने डांटा, लड़के, मेरे जवान मालिक को तुरंत जाने दो। जियाओ यी ने धीरे से लियू यानरान का हाथ पकड़ा और कहा, यानरान, जाने दो। अचानक लियू यानरान थोड़ी एक्साइटेड हो गई, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। तुरंत उसने और भी जोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज अचानक थोड़ी भर्रा गई। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी और मुझे इन दिनों राजधानी में तुम्हारे रहने के बारे में सब पता है। ओह, क्या बात है? जियाओ यी ने साफ साफ पूछा। लियू यानरान चिल्लाई, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब राजधानी के सभी ऊंचे रैंक को इसके बारे में पता चल गया है। तुम इन दिनों पागलों की तरह घूम रहे हो। कोई भी रेस्टोरेंट तुम्हें लेने को तैयार नहीं है, कोई भी रेस्टोरेंट तुम्हें अंदर आने को तैयार नहीं है। सब तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं और सब तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। पागल, जियाओ यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं अब ठीक नहीं हूँ? सच में लियू यानरान ने आराम किया और थोड़ा गले लगा लिया। उसके चेहरे पर अभी भी नाशपाती के फूल खिले हुए थे और उसने जियाओ यी को गंभीरता से देखा। असल में उसके जैसी समझदार औरत के लिए भीड़ में किसी आदमी को इतने उत्साह से गले लगाना, यह पहले कभी मुमकिन नहीं था। लेकिन इन दिनों उसने जियाओ यी के बारे में अफवाहें सुनी, लेकिन वह बहुत परेशान थी। कभी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे ताकतवर तलवार मास्टर, कभी शाही राजधानी में एक जवान आदमी यान बुवेई, जो कभी अलग थलग रहता था, ऑर्थोडॉक्स लीडर था। आज उसकी सारी पहचान छीन ली गई है। हर कोई टारगेट भी करता है, हर कोई चीजों को मुश्किल बनाता है। वो एक बड़ी शाही राजधानी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। रात और रात की हवा, खाना और सोना, धूप और बारिश, ऐसा लगता है जैसे कोई चूहा सड़क पार कर रहा हो। इतने बड़े बदलाव सच में बहुत सस्ते होते हैं। इस बार शियाओ यी को देखकर लियू यानरान भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी। इस समय साइड में लियू फैमिली गार्ड साफ तौर पर बदसूरत लग रहा था। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी सबसे ताकतवर तलवारबाज हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरे यंग पैट्रियार्क के लायक हो? मुझे तुरंत जाने दो, वरना तुम मुझे पोलाइट होने के लिए ब्लेम नहीं करोगे। गार्ड, जो अभी पूरी तरह नहीं बोला था, पहले से ही एक पतले हाथ से उसका गला कसकर पकड़े हुए था। क्या तुम मरना चाहते हो? लियू यानरान की आंसुओं भरी आंखों में अचानक एक रहस्यमय खून दिखाई दिया। साफ है, शरीर में स्मोकी विलो स्पिरिट ट्रिगर हो गई थी। यंग यंग पैट्रियार्क, गार्ड ने स्ट्रगल किया। अभी का जियाओ यी सब जानते हैं, वह बस एक पागल है, जैसे कोई दुखी कुत्ता। गार्ड की बातें आगे नहीं बढ़ सकी। लियू यानरान का हाथ पहले से ही कस गया था और उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। उसका क्या? कमेंट करने की तुम्हारी बारी नहीं है। अचानक चारों ओर जान से मारने का इरादा छा गया। यान रैन, बस करो, जियाओ यी ने हल्के से कहा। जियाओ यी की बातें बहुत साफ थीं, लेकिन लियू यानरान के कानों की बात सुनकर वह किसी भी चीज से ज्यादा होश में आ गई। आंखों से निकला खून तुरंत गायब हो गया। उसने अपना हाथ छोड़ा और गार्ड को नीचे कर दिया। तुरंत उसने जियाओ यी को फिर से पकड़ लिया। बाहर मत घूमो, राजा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा लियू परिवार तुम्हें अपनाने को तैयार है। मेरे पीछे लियू के घर वापस आओ। लियू यानरान ने गंभीरता से कहा। किसी भी हालत में वह अपने सामने वाले घमंडी आदमी को फिर से नाराज नहीं होने देना चाहती थी। शियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम क्यों आज यहाँ? शाही राजधानी बहुत बड़ी है और सेनाएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जब लियू परिवार टोंगटियन टावर आया तो दूरी कम नहीं थी। लियू यानरान हिचकिचाई और बोली, कल बाई मोहन और छोटी राजकुमारी यू फेंगू की शादी का दिन है। छोटी राजकुमारी यू फेंगू के साथ मेरी कुछ दोस्ती है। कुछ तोहफे खरीदने के लिए तैयार हूं। बस इतना ही। जियाओ यी ने सिर हिलाया। आम तोहफे तो कहीं और से भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कुछ कीमती तोहफे जैसे भारी खजाने टोंगटियन लो आने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन हैं। जाओ, मुझे अंदर जाकर घूमने दो। लियू यानरान ने जियाओ यी का हाथ पकड़ा और टोंगटियन टावर की ओर चल दी। जियाओ यी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम जैसे चाहो अंदर जा सकती हो, लेकिन पहले जाने दो। टोंगटियन टावर में राजधानी के ऊंचे तबके के कई लोग रहते हैं। इस तरह लियू यानरान के साथ करीबी में लियू यानरान के बारे में गपशप करने या लियू परिवार को परेशानी होने का डर था। अचानक लियू यानरान ने गंभीरता से कहा, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि तुम्हारे कैरेक्टर को देखते हुए जब तक मैं जाने दूंगी तुम जाओगे। जियाओ यी ने अजीब तरह से अपनी नाक सहलाई। उसके बाद उसे लियू यानरान ने मजबूरन खींच लिया। हालांकि दोनों अभी टोंगटियन टावर के दरवाजे तक ही गए थे। टोंगटियन बिल्डिंग के गार्ड्स ने दोनों को तुरंत रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? लियू यानरान को ठंडा लगा। दोनों गार्ड्स ने ठंडे स्वर में कहा, लियू परिवार के युवा मुखिया, तुम अंदर आ सकते हो। मैं टोंगटियन बिल्डिंग में तुम्हारा स्वागत करूंगी, लेकिन तुम्हारे बगल वाले बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्यों? लियू यानरान ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों नहीं? दोनों गार्ड्स ने जवाब दिया। मैं टोंगटियन लॉ और इस जवान आदमी का काम मत करो। तुम। लियू यानरान की आंखों में जान से मारने का इरादा चमक उठा। जियाओ यी ने हल्के से कहा, यान रैन, बस अंदर जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन लियू यानरान कुछ कहना चाहती थी। जियाओ यी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे मेरे लिए भी एक गिफ्ट चुन लो। मेरी छोटी राजकुमारी यू फेंगू और मेरी भी कुछ किस्मत है जिसे दोस्ती माना जा सकता है। यह ठीक है। लियू यानरान थोड़ी देर हिचकिचाई और सिर हिलाया। दूर हो जाओ। लियू यानरान ने दो टोंगटियन लॉ गार्ड्स को घूरा और खुद अंदर चली गई। जियाओ यी ज्यादा दूर नहीं गया और अपना इंतजार करने लगा। इसी समय अचानक एक आदमी दिखाई दिया। वह लियू परिवार का बूढ़ा मालिक था। बूढ़ा कुलपति लियू, जियाओ यी ने कहा हल्के से। असल में जियाओ यी को पैट्रियार्क लियू के होने के बारे में बहुत पहले से पता था। छोटे दोस्त जियाओ यी, पैट्रियार्क लियू के चेहरे पर थोड़ी ठंडक थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम कैपिटल सिटी में कितने शर्मिंदा हो। हालांकि मेरा लियू परिवार बाई मोहन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं करना चाहता। और इसलिए मैं समझ गया। जियाओ यी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अपनी सुरक्षा करना बेहतर है। पैट्रियार्क लियू, परिवार को पहले रखना चाहिए। मैं बाद में निकलूंगा। सॉरी, थैंक यू, बूढ़े पैट्रियार्क लियू ने गलती से कहा और फिर एक पल के लिए वह फिर से अंधेरे में चला गया। जियाओ यी ने सिर हिलाया, ध्यान नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़ा और हल्के से टोंगटियन टावर को देखा। हालांकि वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं थी। आज ऐसा नहीं है कि मैं अचानक टोंगटियन टावर के बाहर आ गया, बल्कि यहाँ आ गया। खास तौर पर उसकी समझ ने पहले ही टोंगटियन टावर को ढक लिया था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर वह सिर्फ सड़क पर भी खड़ा होता तो कई 100 मीटर के दायरे में सारी हवा और घास उसके कानों और आंखों से छिप नहीं सकती थी। इस समय टोंगटियन बिल्डिंग की हर चीज उसकी आंखों में थी, जिसमें लियू यानरान भी शामिल था, जो एक गिफ्ट चुन रहा था, जिसमें मेहमान, दोस्त वगैरह शामिल थे। इस समय टोंगटियन बिल्डिंग में कुछ झगड़े होते दिख रहे थे।
एक बूढ़े आदमी का एक बच्चे के साथ टोंगटियनलो के एक आदमी और कमर्शियल प्लेटफॉर्म के सामने एक जवान आदमी से झगड़ा हो गया। यह युआनयान यांगक्सिन जेड मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है, अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता, बूढ़े आदमी ने गुस्से से पूछा। टोंगटियनलो में उस आदमी ने दोषी चेहरे से कहा, बूढ़े पैट्रियार्क जू, बेसब्र मत हो। यह युआनयान दिल को पोषण देने वाला जेड बहुत कीमती है। मैं सच में इसे तुम्हें टोंगटियनलो में इतने कम समय में नहीं बेच सकता, लेकिन मेरे टोंगटियन टावर की काबिलियत से मैं इसे ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में ढूंढ सकता हूँ। क्या पैट्रियार्क जो आधा महीना और इंतजार करेंगे? मैं टोंगटियनलो हूँ, मैं तुम्हें अगली बार डिस्काउंट दूंगा, क्या यह मुमकिन है? बाद बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, अगर मुझे डिस्काउंट वाले पैसे की परवाह है तो क्या मुझे तुम्हारे टोंगटियनलो आने की जरूरत है? बूढ़े आदमी का पोता मार्शल आर्ट सीख रहा है और उसे इस शुद्ध धूप देने वाले जेड की तुरंत जरूरत है, हम कैसे इंतजार कर सकते हैं? जाहिर है तुम्हारे पास टोंगटियन टावर में युआनयान यांगक्सिन जेड है जो सीधे मुझे बेचा जाता है। बूढ़े आदमी ने अपने बगल में खड़े जवान आदमी को देखा। इस समय जवान आदमी 3 युआनयान यांगक्सिन जेड से खेल रहा था। बूढ़े आदमी, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, अगर तुम नहीं मानते निकल जाओ, इस बेटे को तुमसे बकवास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जवान आदमी ने नफरत से कहा। तुम? बूढ़ा आदमी गुस्से में था, टोंगटियनलो क्या यह तुम बिजनेस कैसे करते हो? मैंने पेमेंट कर दिया है और ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है, अब मैं कहता हूं कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। इतना बड़ा बदमाश, अच्छा अच्छा, बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं कि जू का परिवार काबिल नहीं है, कैसा रहेगा? वह जवान आदमी नफरत से मुस्कुराया। टोंगटियन टावर मेरे गर्वित परिवार की प्रॉपर्टी है, मेरे बेटे ने कहा कि वह इसे तुम्हें नहीं बेचेगा। सच कहूं तो ये 3 युआनयान नरिशिंग हार्ट जेड मैं अपने 3 प्यारे लोगों को देना चाहता हूं। हाँ हाँ हाँ, वह जवान आदमी गर्वित परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। बूढ़ा आदमी शाही राजधानी में एक छोटे से परिवार से है जो जू परिवार का मुखिया है। यह उन कुछ छोटे परिवारों में से एक था जो बाई मोहन का साथ नहीं देते थे। लगता है कि झगड़ा उस बूढ़े आदमी से शुरू हुआ जो युआनयान यांगक्सिन जेड खरीदना चाहता था और उसके लिए पहले ही पैसे दे चुका था। लेकिन एओ परिवार का वह जवान आदमी जो अभी अभी आया था, उसने युआनयान यांगक्सिन जेड छीन लिया और कहा कि वह इसे नहीं बेचेगा और सीधे पैसे वापस कर देगा। युआनयान यांगक्सिन जेड 7वें दर्जे के भारी खजानों में से है और टोंगटियन टावर अभी सिर्फ 3 ही दे सकता है। और बूढ़ा आदमी बस अपने पोते के लिए एक खरीदने जा रहा था। जियाओ यी की सोच में बच्चा साफ तौर पर कुछ कमियों के साथ पैदा हुआ था और उसे अपने शरीर को ठीक करने और मार्शल आर्ट की नींव रखने के लिए एक भारी खजाने की जरूरत थी। लेकिन एल्डर एओ परिवार ने तीनों को एक साथ मांगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ उन खुश लड़कियों को खुश करने के लिए किया गया। कोई हैरानी नहीं कि बूढ़ा आदमी इस समय बहुत गुस्से में है। इस समय एओ परिवार के ग्रैंड मास्टर ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बूढ़े आदमी से बाहर निकालो। बेटा, इसकी चिंता मत करो। हाँ, कई टोंगटियन लॉ गार्ड ने तुरंत एक्शन लिया और बूढ़े आदमी और बच्चे को बाहर निकाल दिया। बूढ़ा आदमी गुस्से में था, उसने दांत पीसते हुए कहा, कितना ऊंचा टावर है, कितना गर्व करने वाला परिवार है। यह बस एक परिवार है जो पिछले 10 साल में और मजबूत हुआ है। यह कितना विलेन है। जब टोंगटियन लॉ का सरनेम ये था तब तुम लोग क्या थे? ऐसी बेतुकी और गंदी बातें कहाँ हो सकती हैं? पहले और चैप्टर 454 काउंटर अटैक। टोंगटियन बिल्डिंग के बाहर बूढ़े आदमी और बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। बूढ़े आदमी का गुस्से वाला चेहरा चिंता से भरा हुआ था। डोंगर, मैं दादाजी को बेकार समझकर उन्हें दोषी मानता हूँ। बूढ़े आदमी ने बच्चे को प्यार से देखा। तुम बचपन से ही टैलेंटेड और स्मार्ट रहे हो, लेकिन अफसोस है कि तुम्हारी अंदरूनी क्यूआई काफी नहीं है, जिससे मेरिडियन और डेंटियन बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर तुम इस मार्शल आर्ट ज्ञान से चूक गए तो अफसोस। बूढ़े आदमी ने आह भरी। इसके उलट यह एक बच्चा है, लेकिन 6 या 7 साल का, लेकिन वह कॉन्फिडेंट दिखता है। दादाजी को खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। डोंगर का मानना है कि स्वर्ग का रास्ता काम का इनाम देता है और उससे भी ज्यादा यह कि आसमान कभी न खत्म होने वाला है। दादाजी ने एक बार कहा था कि मार्शल आर्ट का रास्ता लंबा और मुश्किल है, अनजान चीजों से भरा है। शायद यह समय डोंगर के मार्शल आर्ट्स की राह पर कदम रखने से पहले बस एक टेस्ट है। भविष्य में सब कुछ आसान होगा। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। जियाओ यी, जो ज्यादा दूर नहीं था, उसने हल्के से देखा और चुपके से सिर हिलाया। छोटी उम्र में ऐसा दिमाग और इतना बड़ा दिमाग होना बहुत कम होता है। मन में सोचते हुए जियाओ यी ने अपनी उंगलियों के बीच हाथ फेरा। ज्यादा दूर नहीं, बूढ़े आदमी को अपने सामने बस एक फूल महसूस हुआ और उसके सामने 2 चीजें दिखाई दी। युआनयान यांगक्सिन जेड, पेयुआन मैजिक पिल। बूढ़े आदमी ने ये दोनों चीजें ले ली। उसका चेहरा बहुत हैरान था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें किस सीनियर ने दिया। बूढ़े आदमी ने सड़क की ओर हाथ बढ़ाया और इज्जत से पूछा। बूढ़े आदमी ने नहीं देखा कि यह किसने दिया। हवा में बस एक हल्का सा शब्द आया। अगर आप गलती से गुजरते हैं तो आपको नाम छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। बूढ़े आदमी का चेहरा और भी डरा हुआ था। उसे साफ तौर पर लगा कि यह आवाज बहुत जवान है। इस समय जियाओ यी पहले ही टोंगटियन टावर के बाहर की सड़कों से निकल चुका था। बूढ़ा आदमी उसे ढूंढ नहीं पाया। युआनयान पौष्टिक हार्ट जेड, हालांकि इसे 7 जरूरी खजानों में गिना जाता है, लेकिन असल में इसका सिर्फ आम और हासिल किए गए लोगों पर दिल और नसों को गर्म करने और पोषण देने का चमत्कारी असर होता है। ऊंचे लेवल के योद्धाओं पर इसका असर बहुत कम होता है। जियाओ यी के लिए यह सजावट से अलग नहीं है, लेकिन यह चीज काफी दुर्लभ है, इसलिए यह बहुत कीमती है। जियाओ यी के डेब्यू के बाद से मारे गए लोगों को मिले खजाने राक्षस जानवर की अंदरूनी गोली और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को छोड़कर हैं। जाहिर है बहुत सारी खेती की चीजें और दुर्लभ खजाने हैं। बस ये दुर्लभ और अनोखे खजाने उसके लिए ज्यादातर बेकार हैं। लगभग सभी यूनिवर्स रिंग में जमा हो गए हैं। जहां तक पेयुआन लिंगमियाओ पिल की बात है, यह दुर्लभ गोलियों में से एक है। इसका असर युआनयान यांगक्सिन जेड जैसा ही है। दोनों का मेल बच्चों में जन्मजात कमजोरी और कमजोर मेरिडियन और दूसरी दिक्कतें तो बस मामूली बातें हैं। दूसरी तरफ टोंगटियन टावर के बाहर लियू यानरान ने अंदर से एक तोहफा खरीदा और बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर आया, सड़क पर लोगों को आते जाते देखा, लेकिन जानी पहचानी शख्स गायब थी। वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पक्का तुम तो चले गए? लियू यानरान ने उदास और उलझन में महसूस करते हुए बात की। फुस, तुरंत उसके बगल में एक शख्स दिखाई दिया। यह लियू पैट्रियार्क है। यान रैन, वापस जाओ, बूढ़े पादरी लियू ने धीरे से कहा। उसकी ताकत के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जियाओ यी एक बार फिर बिना किसी मकसद के टहलने लगा।
देर रात तक वह फिर से गली के पास के एक कोने में था, फिर से नींद में सो रहा था, चुपचाप ध्यान कर रहा था। पिछले 1-2 महीने में उसे जो एकमात्र काम की खबर मिली वह थी बदलाव। यह बदलाव ठीक टोंगटियन टावर है। 15 साल पहले टोंगटियन टावर का मालिकाना हक अचानक बदल गया था। इसके अलावा यह सिर्फ एक थोड़ा मजबूत मिडरेंज परिवार आउजिया था जिसने टावर पर कब्जा कर लिया था। जाहिर है यह अजीब बात एक रहस्य बन गई है। हालांकि आम लोगों के लिए इसका कारण जानना नामुमकिन है, लेकिन यह उन्हें डिनर के बाद इस पर बात करने से नहीं रोकता। बेशक लगभग सभी ने इस बात का जिक्र चुपके से किया, बस कुछ आम बातें। पिछले महीने जियाओ यी ने सच में इस मामले के बारे में सुना था, ज्यादा लोगों ने नहीं, लेकिन उसे फिर भी अंदर से लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसलिए आधे महीने से ज्यादा समय से वह जानबूझकर समय समय पर टोंगटियन टावर में घूमता रहा है। बस पहले कोई फायदा नहीं हुआ था, आज है। टोंगटियन टावर में सरनेम ही था। अंधेरे में भले ही जियाओ यी सो रहा था, वह लगातार सोच रहा था। वह लगभग 1 साल के लिए राजधानी आया था, हालांकि ज्यादातर समय वह राजधानी में नहीं बल्कि बाहर रहता था। हालांकि वह शाही राजधानी में बड़ी और छोटी ताकतों को अच्छी तरह जानता था। यान बुवेई के कट्टर लीडर के तौर पर वह अब भी इन बातों को जानता है। हालांकि इन ताकतों में यी नाम का कोई भी परिवार नहीं है। उसने यी के परिवार के बारे में कभी नहीं सुना था। यह और भी अजीब है। बस यही संभावना है कि इस परिवार के बारे में सब कुछ जैसे किसी दिल वाले ने खास तौर पर इसे छिपाया हो। पूरी रॉयल कैपिटल में सिर्फ एक ही इंसान जिसे ढका जाएगा और जिसका सरनेम यी है, वह सिर्फ एक इंसान है, यी लाओ। इसके अलावा समय ठीक 15 साल पहले का था। शियाओ यी को लगभग पक्का यकीन हो गया था कि इस मामले का यी लाओ से कोई लेना देना नहीं है। अब इस तरह घूमने का कोई मतलब नहीं है, शियाओ यी ने हल्के से खुद से कहा। उसकी आंखों में ठंडक और पक्का इरादा झलक रहा था। अगले दिन शियाओ यी फिर से घूम रहा था, लेकिन जब वह यान बुवेई हेडक्वार्टर की तरफ गया तो वह रुक गया। गेट पर पहरा दे रहे 2 यानवू गार्ड्स ने शियाओ यी को आते देखकर अचानक चौकन्ना हो गए। लॉर्ड शियाओ यी नहीं, शियाओ यी, दोनों ने शर्मिंदगी से कहा। शियाओ यी शांति से यान बुवेई हेडक्वार्टर के गेट तक गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। आखिरकार मैं कोई हरकत नहीं करना चाहता, रास्ते से हट जाओ। यह कहकर जियाओ यी अकेले ही यान बुवेई के हेडक्वार्टर में चला गया। दोनों गोलकीपर हैरान रह गए और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। जियाओ यी की एंट्री ने तुरंत अंदर मौजूद सभी यान बुवेई का ध्यान खींचा। यान बुवेई, जो हमेशा बिजी और इधर उधर भागता रहता था, एक के बाद एक रुक गया। जियाओ यी ने इसे नजरअंदाज किया, बस अपने आप चलता रहा। इस तरह की हरकत ने जल्दी ही ये शियाओ और वान जियानी जैसे पुराने जमाने के लीडरों को अपनी ओर खींचा। ये शियाओ ने अपने चारों ओर यानवू का बचाव करते हुए कहा, आगे बढ़ो। हाँ, ये शियाओ का लीडर यान बुवेई फिर से बिजी हो गया। ये शियाओ और वान जियानी तेजी से जियाओ यी के सामने चले गए। जियाओ यी, अब तुम्हें यान बुवेई में आने का क्या हक है? यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वान जियान ने ठंडी आवाज में कहा। ये शियाओ ने मुंह बनाया, शियाओ यी को घूरा और कहा, तुम आज यहाँ क्यों हो? शियाओ यी हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्यों? हालांकि अब मैं यान बुवेई नहीं रहा, लेकिन ये शियाओ के खास दोस्त के तौर पर मिलने आ सकते हो, है ना? शियाओ यी का लहजा बहुत साफ था। ये शियाओ हैरान रह गया, फिर हंसा, बिल्कुल। तुम यान बुवेई के पुराने लीडर थे और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब तक तुम चाहो यान बुवेई तुम्हारा स्वागत करता है। शियाओ यी ने सिर हिलाया, वान जियानी को देखा और कहा, लगता है मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम? वान जियान का चेहरा उदास हो गया, यह जानते हुए कि जियाओ यी उसका मजाक उड़ा रहा है। लड़के, तुम अभी कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें यानवू गार्ड्स जेल में डालना चाहता हूँ, बस एक सजा। हाँ हाँ, वान जियान ने गुस्से से कहा। मैंने सुना है कि तुम हाल ही में शर्मिंदा हुए हो और रॉयल कैपिटल में हर कोई पिटाई के लिए कह रहा है। मुझे तुम्हें और शर्मिंदा और निराश और भी ज्यादा शर्मिंदा करने के लिए बस एक ही कमांड चाहिए। कमांडर वान कोशिश कर सकते हैं। जियाओ यी डरा नहीं और उसने मजाक उड़ाया। वान जियानी बस कुछ कहना चाहता था। ये शियाओ ने बीच में टोका, लीडर वान, पीछे हटो। कमांडर, ये शियाओ, यह। वान जियान ने भौहें चढ़ाई। पीछे हटो, ये शियाओ ने डांटा। वान जियान ने आंखें सिकोड़कर कहा, ठीक है, क्योंकि आज रात इस बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी जियो की है, इसलिए मैं अभी इसकी परवाह नहीं करूंगा। इसके बाद वान जियान गुस्से में चला गया। इस समय ये जियो ने पूछा, जियाओ यी, तुम आज यान बुवेई हेडक्वार्टर आ रहे हो, मुझे डर है कि यह विजिट करने जितना आसान नहीं है। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नाइट लीडर की राय अच्छी है। मैं आज फाइल रूम में कुछ जानकारी चेक करने आया था। ओह, ये जियो ने मुंह बनाया। तुम क्या चेक करना चाहते हो? हालांकि अब तुम्हें फाइल रूम में फाइलें पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो बस बोल देना। अगर तुम कर सको तो येमो तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। दोनों बातें करते हुए फाइल रूम में चले गए। फाइल रूम में घुसते हुए ये जियो ने जियो यी को देखा। फाइल रूम में घनी किताबों की अलमारियां पहाड़ों की तरह ढेर हो गई हैं। यहाँ पूरे यानवू किंगडम की लगभग सारी जानकारी है। शियाओ यी मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया, जो फाइल मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे डर है कि ये के लीडर मदद नहीं कर पाएंगे। रात के लीडर के पास काफी अधिकार नहीं है। मेरे पास काफी अधिकार नहीं है। ये शियाओ पहले तो हैरान हुआ, फिर उसका चेहरा एकदम बदल गया। शियाओ यी, तुम्हें नहीं लगता? ये शियाओ का चेहरा चौंक गया और उसने फाइल रूम के आखिर में बुकशेल्फ की तरफ देखा। शेल्फ पर रखी फाइल, पूरा यान बुवेई, सिर्फ लीडर के पास पढ़ने का अधिकार है। दूसरा और चैप्टर 455, उस समय की सच्चाई। जियाओ यी ने ये शिया के चेहरे को नजरअंदाज कर दिया। आखिरी बुकशेल्फ पर जाकर, जियाओ यी, ऐसा कभी मत करना। ये शिया जल्दी से रुक गया। शेल्फ पर जो है वह यान बुवेई के हेडक्वार्टर का टॉप सीक्रेट है। चीफ कमांडर के अलावा किसी के पास इसका एक्सेस नहीं है। अगर तुमने इसे जबरदस्ती पढ़ने की हिम्मत की तो यह एक सीरियस क्राइम है और मेरा यान बुवेई तुम्हारा पीछा भी करेगा। बड़ा क्राइम? पीछा? जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया, लॉर्ड, ये क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? आवाज धीमी हो गई। जियाओ यी का चेहरा चमका और वह तुरंत बुकशेल्फ के पास आ गया। ये शिया को अपने सामने सिर्फ एक फूल महसूस हुआ और वह जियाओ यी की स्पीड के साथ बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। यह बहुत तेज है। लेकिन इसी समय जियाओ यी ने अपना हाथ बढ़ाया, शेल्फ से फाइल निकालने ही वाला था। बुकशेल्फ पर अचानक एक बैन लग गया। यह बैन इतना कड़ा था कि इसने जियाओ यी का हाथ पूरी तरह से रोक दिया। ये शियाओ ने मजाक उड़ाया, जियाओ यी, यह बेकार है। इस बुकशेल्फ पर खास रोक हैं और इन रोकों को पहले ताकतवर यान बुवेई का आशीर्वाद मिला हुआ है। कमांडर, जिसके हाथ के निशान से बैन हट सकता है, क्या फाइल आसानी से उससे निकाली जा सकती है?
अगर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है तो मैं जबरदस्ती रोक तोड़ना चाहता हूँ। वह उस लेवल का ताकतवर आदमी है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। सच में जियाओ ये हल्का सा मुस्कुराया। कमांडर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी वही करना चाहता हूँ। ये शिया ने नाक सिकोड़ी। शियाओ तुम अब भी पहले जैसे ही घमंडी हो। लेकिन सच तो सच है। 1 महीने से ज्यादा पहले तुम कोई विरोधी नहीं थे। भले ही सबसे ताकतवर तलवारबाज का टाइटल हो, फिर भी बुरी तरह घायल हो जाते हो। और कमांडर की इज्जत, तुम यान वुवेई के पुराने जमाने के कमांडर हुआ करते थे, तुम अच्छी तरह जानते हो। वह एक नदी से भी ज्यादा ताकतवर चोटी का पावर हाउस है। तुम इस रोक को तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो? ये शिया ने गंभीरता से कहा, बंद करो। नहीं तो एक बार जबरदस्ती इस रोक को फिर से छुआ, चाहे वह टूटी हो या नहीं, उन सभी को यान वुवेई के राज चुराने और एक बड़ा जुर्म करने वाला माना जाएगा। शियाओ के मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसके हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड अचानक हवा में दिखाई दी। ठंडी बर्फ फोड़ने वाला आसमानी वार। जियाओ तलवार से वार करते हुए चिल्लाया। यह पहली बार नहीं था जब उसने बर्फ फोड़ने वाला आसमानी वार किया था, लेकिन शरीर में आइसबर्ग की ताकत का इस्तेमाल करने का यह पहला मौका था। तलवार निकली और अचानक तबाही की ताकत के साथ एक डरावनी ठंडी सांस निकली। इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बेशक जियाओ खास कंट्रोल में था। बर्फीला तूफान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लिमिट से दबा हुआ था। साइज में सिर्फ कुछ मीटर। यह तबाही का एक ताकतवर ढेर बन गया। हवा के ढेर में बुकशेल्फ पर लगी रोक भी शामिल थी और वह भड़क गया। इसके अलावा हवा के ढेर का सेंटर बेशक सबसे ताकतवर है। रोक का जोरदार विरोध कर रहा है। रोक आखिरकार एक मरी हुई चीज है, न टालेगी और नहीं टालेगी। सिर्फ हवा के विनाशकारी हमले को चुपचाप झेल सकता है। बस कुछ ही मिनट। एक धमाका हुआ। रोक पूरी तरह से खत्म हो गई और एक जोरदार मोमेंटम आया जिससे पूरा डोजियर भाग गया। ये शियाओ इस मोमेंटम की वजह से सीधे 10 कदम पीछे हट गया। शियाओ हिला नहीं। यह इतना मजबूत है, यह कैसे हो सकता है? ये शियाओ का चेहरा बहुत हैरान था। अगले ही सेकंड उसने तेजी से रिएक्ट किया, अपने कदम रोके और जाने का प्लान बनाया। इसी समय शियाओ की बेपरवाह आवाज सुनाई दी। लॉर्ड, ये शियाओ को यहीं चुपचाप रहना चाहिए। मेरी ताकत से अगर मैं नहीं चाहता कि कोई यान वुवेई के हेडक्वार्टर से बाहर जाए, कोई भी यान वुवेई हेडक्वार्टर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना चाहता। तुम। ये शियाओ का चेहरा बदल गया। वह तुरंत निकलकर चीफ को बताना चाहता था। इस समय जियाओ ने रोक तोड़ी थी और सीधे बुकशेल्फ से फाइलें इंस्पेक्शन के लिए निकाल दी थीं। यान वुवेई के टॉप सीक्रेट वाली फाइलें हटा दी गईं। जियाओ ने एक एक करके चेक किया। पक्का यहाँ ये लाओ के बारे में रिकॉर्ड हैं। जब जियाओ ने सारी फाइलें देख लीं तो उसके चेहरे पर अचानक बहुत गुस्सा आ गया। 15 साल पहले 4 बड़े परिवारों में कोई भी गर्व करने वाला परिवार नहीं था। ये थे शेन परिवार, लियू परिवार, लिन परिवार और ये परिवार। इसके अलावा ये परिवार उस समय 4 बड़े परिवारों का हेड था। टोंगटियन लॉ यिजिया की प्रॉपर्टी है। ये लाओ यिजिया से आया है। लेकिन 15 साल पहले यिजिया, जो आसमान के बीच में था, ने रातों रात दरवाजा तोड़ दिया। यिजिया का कोई जिंदा नहीं बचा। यह ब्लड मिस्ट वैली थी जो शुरू हुई थी और हायर करने वाला था बाई मोहन। काका जियाओ की मुट्ठी चटकी। पहले वह हमेशा सोचता था कि ये लाओ बेशान काउंटी का एक योद्धा है। बेशक ये लाओ ने खुद को हमेशा बेशान काउंटी का एक योद्धा माना है। अचानक लाओ भी रॉयल कैपिटल का बच्चा था और वह ये परिवार से था, 4 बड़े परिवारों का मुखिया। जियाओ ने अंदाजा लगाया। अंदाजा है कि बुढ़ापा लिन जेंग, लियू यानरान और दूसरों जैसा ही था। मुझे बेशान काउंटी के स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के मार्शल आर्ट्स टेल में बहुत दिलचस्पी है और मैं उसके लिए तरस भी रहा हूं जो स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड डेमन से पहले का है। इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाई और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बेशान काउंटी में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में शामिल हो गया। यानवू किंगडम के इतिहास में पहले लीजेंड के तौर पर स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड डेमन स्वाभाविक रूप से सभी जोशीले युवा योद्धाओं के पीछा करने और पूजा करने की चीज है। हालांकि इसे नजरअंदाज करना आसान है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में शामिल होने के तुरंत बाद उसे अपना केंडो पता चला। बाद में वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के रास्ते से शाही राजधानी लौट आया और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में शामिल हो गया। यह पॉइंट स्काई ब्रेकर स्वॉर्ड डेमन से काफी मिलता जुलता है, जो कभी सेक्ट मास्टर का बेटा था। घर के करीब। यहाँ का डॉजियर ही लाओ से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। उन फाइलों में राजधानी के बहुत सारे राज रिकॉर्ड किए गए थे। सिर्फ ये लाओ और यिजिया ही नहीं, कई दूसरी ताकतों के राज भी रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि यिजिया और ये लाओ के बारे में कुछ ही फाइलें हैं। इसके अलावा दूसरी ताकतों के राज और सीक्रेट बहुत डिटेल में रिकॉर्ड किए गए हैं। सिर्फ ये लाओ और यिजिया के बारे में डॉजियर में शायद यिजिया की तबाही ही रिकॉर्ड की गई है। इस मामले का क्या हुआ, यह बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, इन कुछ डॉजियर की शुरुआत और अंत है और ये बिल्कुल भी पूरे नहीं है। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियाओ की नजर में ये काफी है। कोई हैरानी नहीं कि तुमने उन दिनों ब्लड मिस्ट वैली को मार डाला था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुमने उस समय दुखी होकर शाही राजधानी छोड़ दी थी और तुम्हारा स्वभाव बहुत बदल गया था। 15 साल पहले वे तुम्हें जबरदस्ती भगा सकते थे, 15 साल बाद वे मुझे जबरदस्ती नहीं भगा सके। जियाओ ने मन ही मन कहा। उसकी आंखों में जान लेने का इरादा और भी गहरा हो गया। हाथ में रखी फाइल नीचे रखकर जियाओ मुड़ा और चला गया। ये जियाओ हैरान हुआ और बोला, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ ने बेपरवाही से पूछा। अगर मुझे ठीक से याद है तो 15 साल पहले लीडर ये जियाओ यान वुवेई में पहले से ही एक ताकतवर आदमी था। यह एक मशहूर योद्धा भी है। दूसरे शब्दों में, ये जियाओ के कमांडर को उस समय जो हुआ उसके बारे में बहुत साफ पता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ाई। जियाओ ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा चमका और एक पल में चला गया। ये शिया का चेहरा डरा हुआ था और वह खुद से बुदबुदाया, अच्छा क्या सच में कमांडर ने जैसा कहा था हवा और बारिश आ रही है? अगले ही सेकंड एक झटके के साथ वह आकृति गायब हो गई। वह जाहिर तौर पर चीफ को ढूंढना चाहता था। तीसरा और कल 3 बदलाव। चैप्टर 456 ब्लड मिस्ट वैली में फिर से कत्लेआम। यान वुवेई हेडक्वार्टर से निकलते हुए जियाओ की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई और वह सीधे ब्लड मिस्ट वैली चला गया। ब्लड मिस्ट वैली यानवू किंगडम की पहली किलर फोर्स के तौर पर इसका पहाड़ी गेट रॉयल कैपिटल में नहीं है, बल्कि रॉयल कैपिटल के बाहर, रॉयल कैपिटल के बगल में एक बड़े पहाड़ पर है। हालांकि आधे घंटे में जियाओ ब्लड मिस्ट वैली के गेट के नीचे आ गया था। वूश वूश। जियाओ का फिगर एक फैंटम जैसा है।
काफी देर बाद वह ब्लड मिस्ट वैली के गेट पर आया। कौन आया? पहाड़ी गेट के सामने ब्लड मिस्ट वैली के दो चेलों ने पूछा। उन्हें साफ तौर पर अपने सामने खड़े नौजवानों की सांसों से बदबू आ रही थी। हाँ? स्वॉर्ड मास्टर बेशान एक चेले ने कुछ ही सेकंड में जियाओ यी को पहचान लिया। जियाओ यी ब्लड मिस्ट वैली में वांटेड है। जाहिर है आम गेटकीपर भी उसे पहचानते हैं। नहीं, अब यह एक शोक मनाने वाला कुत्ता है। दूसरे गेटकीपर ने मजाक उड़ाया। क्यों, क्या तुम हाल ही में राजधानी में घूमने के लिए इतने पागल नहीं हुए? क्या तुम मेरी ब्लड मिस्ट वैली आने का प्लान बना रहे हो? पहले वाले गेटकीपर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, उसके लिए बेहतर है कि वह जंगली खेल खेले। वह अब कुछ भी नहीं है। बस उसे पकड़ो, उसे टॉर्चर करो और सीधे मार डालो। दोनों लगातार मजाक उड़ा रहे थे। जियाओ यी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अकेले ही पहाड़ी गेट के अंदर चला गया। जब दोनों ने यह देखा तो उनके चेहरे पर शरारत थी। तुम मुझे रोको। जाहिर है उनकी नजर में जियाओ यी अब एक ऐसी जिंदगी है जिसके लिए राजधानी में हर कोई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। शहर के आम गार्ड भी उसे हर दिन परेशान करने की हिम्मत करते थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वे ब्लड मिस्ट वैली के चेले हैं। लेकिन इस समय उन्होंने जो कहा वह पूरा नहीं हो सका। वे बस एक दूसरे की गर्दन पर खून के छोटे से दाग को खाली आंखों से देखते रहे। पता नहीं कब शुरू करें, तलवार की गैस ने उनकी गर्दन पहुंच दी है। वे बोल भी नहीं पा रहे थे, बस कांपती उंगलियों से जियाओ यी की ओर इशारा कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े और वे पहले से ही दो लाशें थीं। उसके चेहरे पर डर और यकीन न होने का भाव था। एक जोड़ी आंखें बहुत बड़ी बड़ी घूर रही थीं, साफ तौर पर हैरान। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अगर वे नहीं माने तो जियाओ यी उन्हें मार डालेगा। बेशक यह उनकी जिंदगी के आखिर में उनका आखिरी ख्याल है। शानमेन एक जरूरी ताकत के तौर पर दो गेटकीपरों की मौत ने जाहिर है ब्लड मिस्ट वैली का ध्यान तुरंत खींचा। बहुत सारे ब्लड मिस्ट वैली के किलर आ गए। जियाओ यी ब्लड मिस्ट वैली के हेडेड डीकन को गुस्सा आ गया। मेरी ब्लड मिस्ट वैली के गेट में घुसकर ब्लड मिस्ट वैली में मेरे चेलों को क्यों मार रहे हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? अगर तुमने हमें ठीक से जवाब नहीं दिया तो तुम आज कभी नहीं जाना चाहोगे, ब्लड मिस्ट वैली के डीकन ने बोलते हुए कहा। आसपास के ब्लड मिस्ट वैली किलर ने पहले ही जियाओ यी को घेर लिया था। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पास तलवार की आभा ही एकमात्र जवाब थी। स्वॉर्ड क्यूई गिर गई और दर्जनों लाशें ब्लड मिस्ट वैली में मिल गईं। ब्लड मिस्ट वैली के डीकन का चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, यह बच्चा पागल है, जाओ और बड़ों को बताओ। दूर खड़ा एक चेला तेजी से कूद गया। जियाओ यी नहीं रुका। लड़के, मेरी ब्लड मिस्ट वैली में मारने की हिम्मत की, आज तू मर जाएगा, ब्लड मिस्ट वैली के डीकन ने गुस्से में कहा। लेकिन जैसा उसने कहा उसके कदम अभी भी रुकने वाले नहीं थे। एक के बाद एक 10 से ज्यादा कदम उठाते हुए जियाओ यी से दूर जा रहे थे। लेकिन बहुत देर हो गई। ब्लड मिस्ट वैली के ताकतवर लोग पहले ही बाहर आ चुके हैं। सभी एल्डर, डीकन, चेले और यहां तक कि वैली में पीछे हटे हुए ताकतवर लोग भी आ चुके हैं। वे सभी जंगली और कातिल लग रहे थे। इस समय जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, यह सब यहाँ है बस इसलिए कि मुझे उन्हें एक एक करके ढूंढना न पड़े। जैसे ही उसने कहा उसके हाथ में तलवार की गैस निकल आई। तुम मर सकते हो। जियान की ने अभी अभी डीकन को तुरंत मार डाला। तलवार की स्पीड इतनी तेज थी कि ब्लड मिस्ट वैली के एल्डर पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर सके। इतनी तेज तलवार की एनर्जी, ब्लड मिस्ट वैली के बुजुर्ग पहले तो चौंके और फिर गुस्से में आ गए। मुझे मार डालो इस बच्चे को। अब वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट का सबसे ताकतवर तलवार मास्टर नहीं रहा, न ही वह यान बुवेई का ऑर्थोडॉक्स लीडर है। अगर इसे मौके पर ही मार भी दिया जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लड़का, ब्लड मिस्ट वैली के बुजुर्ग गुस्से से हंसे। तुम्हें पता है कि एल्डर बाई तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता खुद खोजना होगा और हमें मौका देना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें घमंडी कहूं या बेवकूफ। उनके हिसाब से जियाओ यी का यह कदम बस मौत को बुलाने जैसा था। अनगिनत ब्लड मिस्ट वैली के हत्यारे जियाओ यी की तरफ झपटे। जियाओ यी के एक्सप्रेशन नहीं बदले बल्कि शांत रहे। दो उंगलियां हल्के से उठीं, अनगिनत तलवार की एनर्जी निकल रही थी। बहुत बड़ा ब्लड फॉग वैली किलर तुरंत मार डालता है। हाँ? जैसा कि उम्मीद थी, अब तक का सबसे ताकतवर तलवारबाज है, उसमें कुछ काबिलियत है। ब्लड मिस्ट वैली के कई बुजुर्गों ने तुरंत गोली चलाई। आम शिष्य और डीकन जल्दी से पीछे हट गए। जियाओ यी ने नहीं मारा, उनकी आंखों में देखा, लेकिन चारों ओर नजर डालने के बाद उसने थोड़ा मुंह बनाया, क्योंकि उसने पाया कि यहाँ ब्लड मिस्ट वैली के हत्यारे सिर्फ बड़े लोग थे। वैली ऑफ ब्लड और रिवर ऑफ ब्लड के लॉर्ड वहां नहीं है। तुम्हारा वैली मास्टर कहाँ है? जियाओ यी ने हल्के से पूछा। ब्लड मिस्ट वैली के बड़े ने ठंडे स्वर में कहा, जब मौत पास आ रही है तब भी तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? आज एल्डर बाई और लिटिल प्रिंसेस यूफेनवो की शादी का दिन है। सभी राजा बधाई देते हैं। मास्टर गो और मास्टर जिन स्वाभाविक रूप से शादी की दावत में गए थे। बस इतना ही। जियाओ यी ने सिर हिलाया। तुम्हारे साथ डील करने के लिए तुम्हें वैली मास्टर और मास्टर जिन के एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ब्लड मिस्ट वैली के कई बड़े लोगों ने कहा। वे पहले से ही जियाओ यी के करीब थे। जियाओ यी की चाबी पर हमला करने के लिए कई लोगों ने मिलकर काम किया। ब्लड बुचर पाम, ब्लड बोन फिस्ट। स्वर्ग का खून जलता है। खून की घाटी और खून की नदी के भगवान चले गए। घाटी में कुदरती तौर पर मजबूत गार्ड होते हैं। ये लोग गार्डियन हैं। उनमें से 2 तियान्युआन 8 गुना कल्टीवेशन बेस हैं। बाकी 2 तियान्युआन की झुंड हैं। उनकी राय में जियाओ यी खून के नीचे ज्यादा देर तक बिना हारे मुश्किल से रह पाएगा। लेकिन आखिर में यह एक गंभीर चोट थी। इसके अलावा फेंगडेउन के 2 बूढ़े आदमी जो तियान्युआन 7वीं लेयर कल्टीवेशन बेस को हरा सकते हैं, हार गए। इससे साबित हुआ कि जियाओ यी की ताकत शायद तियान्युआन 8 गुना के आसपास थी। इतनी ताकत उन्होंने खुद से आसानी से जीतने के लिए काफी मांगा। कई ताकतवर मार्शल आर्ट उनसे हाथ मिलाते हैं। जियाओ यी डरे नहीं और उनके हाथ में ठंडी तलवार हवा से अचानक आ गई। बर्फ ने समुद्र को ढक दिया और उसे काट दिया। जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया, जैसे तलवार की आवाज का ज्वार बाहर निकल रहा हो। अगर हम कहें कि पिछली तलवार की आवाज कभी न खत्म होने वाली तूफानी लहरें हैं जो लोगों को निगलना चाहती हैं, तो अब तलवार की आवाज एक ठंडी खाई है और यह लोगों को निगल जाएगी और हमेशा के लिए जम जाएगी। लगभग वही पल था जब तलवार की आवाज आई। ब्लड मिस्ट वैली के बुजुर्गों के हमले ने मिलकर काम किया और तुरंत जम गई। इन बुजुर्गों के साथ आसपास की सभी ब्लड मिस्ट घाटियां जम गईं। स्वर्ग की मिड लेवल एक्सरसाइज और धरती की पीक मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन। फिर आइसबर्ग और समुद्र की ताकत का इस्तेमाल करें जो लिक्विड इनोसेंट गैस से भी ज्यादा है सोर्स के तौर पर। वे हमले को कैसे रोक सकते हैं? फुस, अगले ही सेकंड जियाओ यी का फिगर आसमान में उछल गया। फिर एक तलवार निकली।
एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान तुरंत पूरी ब्लड मिस्ट वैली में फैल गया। बर्फीले तूफान के नीचे हवा और बर्फ बहुत तेज थी और कभी न खत्म होने वाली तबाही का माहौल था। बस कुछ ही मिनट, जब बर्फीला तूफान रुका, पूरी ब्लड मिस्ट वैली अस्तव्यस्त, तबाह और बर्बाद हो गई थी। अंदर के सभी हत्यारे, बड़ों से लेकर आम चेलों तक, मारे गए और घायल हो गए। पहले और चैप्टर 457 स्लॉटर। फुस जियाओ यी आसमान से गिर गया। उसके हाथ के एक जोरदार झटके से दूर ब्लड मिस्ट वैली के खजाने वाले घर की सारी चीजें बाहर निकल गईं। रोशनी की एक रंगीन धारा निकलती है जो अनजाने में आती है। यूनिवर्स रिंग जियाओ यी के हाथ में चमकी और सारी चीजें उसमें शामिल हो गई थीं। काका, आज की ब्लड मिस्ट वैली, जो पहले शानदार पहाड़ी दरवाजा था, मलबे का एक टुकड़ा बन गई है। मलबा पतली लेकिन बर्फीली बर्फ से ढका हुआ था। जियाओ यी की बेपरवाह आंखों ने वहीं जमी हुई लाश को देखा। चांद जैसे सूरज की आंखें अचानक दिखाई दी। एक अनदेखा भंवर एक पल में इन लाशों पर छा गया। बेशक जियाओ यी ने समय बर्बाद नहीं किया। वह अनदेखा भंवर सिर्फ ब्लड मिस्ट वैली में डीकन के ऊपर हथियारों के सामने ही रहेगा। फायर कंट्रोलिंग बीस्ट स्पिरिट पहले से ही एक ब्लू स्पिरिट है। सायन से नीचे के ग्रेड फायर कंट्रोल बीस्ट के प्रमोशन में लगभग कोई मदद नहीं करते हैं और असर बहुत कम होता है। डीकन से ऊपर के हत्यारे लगभग सभी सायन मार्शल आर्ट्स वाले थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। ब्लड मिस्ट वैली में आम एल्डर की स्पिरिट ब्लू पीक से ब्लू एलिमेंट्री लेवल के बीच है, शायद 1 दर्जन के आसपास। अभी सिर्फ सबसे मजबूत लोग 2 तियान 8 गुना, 2 तियान 7 गुना ब्लू मिडिल ग्रेड और हायर ग्रेड मार्शल आर्ट्स स्पिरिट के साथ। जियाओ यी ने उन्हें एक एक करके एब्जॉर्ब कर लिया। फायर कंट्रोलिंग बीस्ट की स्पिरिट पर नीला रंग साफ तौर पर ज्यादा गहरा था, लेकिन अभी तक ब्लू में प्रमोट नहीं हुआ है। पक्का मार्शल स्पिरिट रैंक जितना पीछे जाता है, प्रमोट होना उतना ही मुश्किल होता है। जरूरी मार्शल आर्ट्स पावर बहुत ज्यादा है। जियाओ यी के अंदाजे के मुताबिक अगर आज ब्लड मिस्ट वैली में सोखी गई आत्माएं सभी ब्लू रैंक की होती, फायर कंट्रोल बीस्ट स्पिरिट को प्रमोट किया जा सकता है। घर के करीब जियाओ यी ने फिर हाथ हिलाया। हर जगह लाशों पर यूनिवर्स बैग्स ने बर्फ तोड़ दी। जियाओ यी ने अंदर की चीजों को चेक करने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे एक एक करके कियानकुन रिंग ले ली। अगले ही सेकंड वह आकृति तुरंत गायब हो गई और युकोंग उड़ गया। उसने बहुत पहले कहा था वह खून पर चलेगा। अब खून छलक गया है और यह तो बस शुरुआत है। आधे घंटे बाद जियाओ यी युकोंग रॉयल कैपिटल वापस उड़ गया और टोंगटियन टावर पर पहुंचा। स्विश, वह आकृति चमकी और नीचे गिर गई। इस समय सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे एक सिटी गार्ड ने तुरंत उसे घेर लिया। मैंने कहा था कि तुम आज रॉयल कैपिटल की सभी सड़कों पर नहीं दिख रहे हो। पता चला कि युकोंग उड़ गया। क्यों? क्या तुम भटकते रहने का प्लान नहीं बना रहे हो? भटकते ही रहना। सिटी गार्ड का कैप्टन मजाक में मुस्कुराया। रास्ते से हट जाओ, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। हट, सिटी गार्ड के कैप्टन ने भौहें चढ़ाई। बहुत समय हो गया जब मैंने तुमसे पूछताछ नहीं की थी, है ना? मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हें पहली बार सड़क पर कैसे ले जाया गया था। चलो उसे मेरे लिए बंद कर दो और रास्ते में सिटी गार्ड हेडक्वार्टर तक चलो। जियाओ यी की आंखें ठंडी थीं। सिटी गार्ड का कैप्टन चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत अपना मन शांत कर लिया। क्यों? क्या तुम विरोध करने का प्लान बना रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं बस तुम्हारे एक्शन लेने का इंतजार कर रहा हूं। एक बार जब तुम कोई कदम उठाते हो तो उसे बगावत माना जाता है। ऊपर कुछ लोग हैं जो तुमसे निपटना चाहते हैं। सिटी गार्ड का कैप्टन साफ तौर पर कुछ लोगों के ऑर्डर सुनता था और हर दिन जियाओ यी के लिए चीजें मुश्किल बनाता था। इसके अलावा ऑफिशियल स्टेटस पर भरोसा करना उससे ऊपर के बड़े आदमी की जिंदगी थी। इसलिए मैं जियाओ यी की ठंडी आंखों से नहीं डरता। लेकिन इस समय उसे अचानक अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस फीलिंग को कैसे बताए। उसे बस लगा कि आज जियाओ यी के साथ कुछ गड़बड़ है। कुछ सेकंड बाद वह अचानक जाग गया। उसे पता था कि कैसा लगता है। वह खून की महक है। जियाओ यी साफ तौर पर खून के इरादे और खून से भरा हुआ था। अच्छा नहीं, सिटी गार्ड का कैप्टन अचानक चौंक गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ यी ने पहले ही अपने हाथों में कई तलवारों की आभा जमा कर ली थी। उंगलियों के पोरों को हल्का सा ऊपर उठाया, हवा में तलवार की एनर्जी फूट पड़ी। उसके बगल में जो आम सिटी गार्ड जीत की तरह चेन लहरा रहा था, वह सिटी गार्ड का कैप्टन था जो अभी घमंडी और अक्रू था। गर्दन पर पहले से ही खून का धब्बा था। लेकिन कुछ ही सेकंड में यह सिटी गार्ड अचानक गिर गया, एक लाश में बदल गया। क्या? सिटी गार्ड को एक बड़े कोर्ट में मार दिया गया, जिससे आसपास के पैदल चलने वाले तुरंत चिल्ला उठे। पैदल चलने वाले जल्दी से चले गए, लेकिन वे पूरी तरह से नहीं गए। एक एक करके ऐसा लग रहा था कि वह उत्साह देख रहा है। शियाओ यी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बस अकेले ही टोंगटियन टावर में चला गया। टोंगटियन लो गेट के सामने कल उसे रोकने वाले 2 गार्ड लार निकलने से खुद को रोक नहीं पाए। शियाओ यी, तुम मजाक मत करो, दोनों गार्ड के शब्द कांप रहे थे। यह टोंगटियन टावर है, ऐसी जगह नहीं जहां आप जंगली हो सकते हैं। तुमने शहर को मार डाला वाई गार्ड्स, जिसे विद्रोह माना जाता है। मैं तुम्हें जल्दी से भाग जाने की सलाह देता हूं। जियाओ यी ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, आज भी क्या तुम मुझे रोकने का प्लान बना रहे हो? दोनों गार्ड कुछ बुरा कहना चाहते थे, लेकिन पास ही एक सिटी गार्ड की लाशों को देखा। मुझे लग रहा है कि मेरे होंठ सूख गए हैं, मेरा शरीर नरम हो गया है और मैं सख्ती से बात नहीं कर सकता। जियाओ यी के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था और वह कमरे से गुजरकर टोंगटियन टावर में घुस गया। टोंगटियन टावर राजधानी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस है। हर दिन बहुत सारे मेहमान आते हैं। जियाओ यी ने अभी अभी कदम रखा था और पूरी फर्म में एक ठंडी हत्या की नीयत छा गई थी। 10 सांसों के अंदर कोई इंतजार नहीं करेगा, तुरंत चले जाओ। जियाओ यी का लहजा बहुत ठंडा था। सभी मेहमान तुरंत हैरान रह गए। टोंगटियन बिल्डिंग के गार्ड्स ने जल्दी से उसे घेर लिया। जियाओ यी, तुम क्या करना चाहते हो? टोंगटियन लॉ तुम्हारा स्वागत नहीं करता, यहां से तुरंत निकल जाओ। जाहिर है अंदर के गार्ड को शहर के बाहर के गार्ड की हत्या के बारे में पता नहीं था। इस समय दरवाजे के बाहर खड़े 2 गार्ड जल्दी से अंदर रिपोर्ट करने आए। अंदर के गार्ड का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। क्या? सबके सामने सिटी गार्ड को मार डालो? उल्टा, जियाओ यी बगावत करने वाला है। तुरंत लोगों को वार्ड सिटी गार्ड के हेडक्वार्टर और यानवू गार्ड के हेडक्वार्टर भेजो। इस बागी जियाओ यी को पकड़ने की कसम खाओ। जियाओ यी ने आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, 5 सांसें बीत गई हैं, क्या सच में कोई नहीं बचा? आवाज धीमी हो गई। जियाओ यी ने अपने हाथ में कई तलवारें निकाली। उसके सामने के सभी गार्ड मर गए। इस समय टोंगटियन बिल्डिंग में मेहमान हैरान रह गए। वे सब डर गए और जल्दी से चले गए।
उन्हें टोंगटियन लॉ और जियाओ यी के बीच की शिकायतों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार कुछ महीने पहले खून की लड़ाई के बाद जियाओ यी का नाम पहले ही मशहूर हो चुका था। लेकिन कुछ देर के लिए पूरी टोंगटियन बिल्डिंग पूरी तरह खाली हो गई थी। सिर्फ गर्वित परिवार और बिल्डिंग में मौजूद लोग ही बचे थे। जियाओ यी उसने उन लोगों की तरफ देखा। तुम लोग अभी भी टोंगटियन टावर में हो, लगता है तुम जाना नहीं चाहते। इसी समय एक जवान लड़का तेजी से बाहर निकला। यह प्राउड फैमिली का पोता है। जियाओ यी, तुम क्या करना चाहते हो? जैसा कि तुम जानते हो, टोंगटियन टावर मेरे प्राउड फैमिली की प्रॉपर्टी है और मेरा प्राउड फैमिली स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में भी एक गेस्ट है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम गुस्ताखी कर सको? एल्डर एओजिया को बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि वह घमंड से भरा हुआ था। अभी का बाई मोहन आसमान जैसा है। बाई मोहन के एओजिया के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक होने के नाते उसका स्टेटस नेचुरली बढ़ गया है। टोंगटियन टावर कभी भी तुम्हारे प्राउड फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं रहा है, जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा। पहले टोंगटियन लॉ का सरनेम यी था, अब से टोंगटियन लॉ का सरनेम भी यी होगा। आवाज धीमी पड़ गई, जैसे तलवार की आवाज की लहर बरस रही हो बाहर। बर्फ की ठंड ने कभी न खत्म होने वाली खाई की तरह तुरंत टोंगटियन बिल्डिंग में सभी को निगल लिया। तलवार की आवाज गायब हो गई और वहां सिर्फ एक बर्फ की मूर्ति थी और कोई जिंदा नहीं था। एक और सेकंड। चैप्टर 458 बार-बार बुरी खबर। आज की शाही राजधानी खुशियों से भरी है। स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास में सबसे अनोखे और बेमिसाल घमंडी के तौर पर जाने जाने वाले बाई मोहन की छोटी राजकुमारी यूफेंगू से शादी ने पूरी राजधानी को चौंका दिया। इस बहुत खुशहाल राजधानी में हवा से खुशी की एक परत जोड़ दी जाए, लेकिन किसी को पता नहीं इस समय एक नौजवान है जो दुखी है, चुपचाप यह खुशी दे रहा है। थोड़ा खून मिलाओ। आज का स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट शायद पूरे राजा की राजधानी में सबसे चहल पहल वाली जगह है। वह सबसे ज्यादा चमकने वाली जगह है, क्योंकि शादी की दावत की जगह यही है। पूरा स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट रोशनी और जश्न से सजाया गया था। सेक्ट के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए और शिष्यों ने एक साथ ड्रिंक की। शाही राजधानी में बड़ी ताकतें एक के बाद एक आ रही हैं और बधाई देने वालों की आवाज बहुत देर से आ रही है। इतना शानदार मौका, इतना खूबसूरत दिन। लेकिन दो लोग जल्दी आ गए और टूट गए। दो लोग, उनमें से एक यान बुवेई है। दूसरा आदमी जो खून से लथपथ था और बहुत शर्मिंदा था, असल में ब्लड मिस्ट वैली का कातिल था। हरामी मेहमान को देखकर ब्लड वैली का लॉर्ड तुरंत चिल्लाया, आज बाई मोहन और यू फेंगू की शादी का दिन है। आप खून से लथपथ किसी आदमी को आकर पूरी तरह से तबाही मचाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? ब्लड वैली लॉर्ड, एक मिनट रुको। किनारे पर खड़े लीडर ने हाथ हिलाया और यान बुवेई की तरफ देखा। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या बात है? कमांडर के दिमाग में अचानक एक बुरा आइडिया आया। फिर यान बुवेई ने जल्दी से उसे बताया, मैं लीडर बनना चाहता हूँ। 1 घंटे से ज्यादा समय पहले जियाओ यी यान बुवेई के हेडक्वार्टर में घुस गया था। यान बुवेई हेडक्वार्टर में घुसना, चीफ ने मुंह बनाया। वह हेडक्वार्टर में क्या करने वाला है? यान बुवेई ने गंभीरता से कहा, फाइल रूम में घुसो, जबरदस्ती रोक तोड़ो और सारी फाइलें और जानकारी पढ़ो। क्या कमांडर का चेहरा बदल गया? लेकिन आखिरी बुकशेल्फ? हाँ, यान बुवेई ने सिर हिलाया। कमांडर ने अभी कुछ नहीं कहा है। ब्लड वैली लॉर्ड और साइड में बैठे दूसरे लोगों ने पहले ही एक लिस्ट बना ली है। बेवकूफ, वह अब यान बुवेई नहीं रहा, उसे यान बुवेई की फाइलें और जानकारी पढ़ने का क्या हक है? और तो और मैंने सुना है कि यान बुवेई हेडक्वार्टर में कुछ फाइलें हैं, उन्हें पढ़ने का हक सिर्फ चीफ के पास है। उसने जो किया वह राज चुराना है। यान बुवेई की कॉन्फिडेंशियल फाइलों को बिना इजाजत के पढ़ना पहले से ही बगावत का जुर्म है। ठीक है, बहुत अच्छा। बगल में खून की धारा भी हंसी। कमांडर, ऐसा लगता है कि आपको इस बागी को पकड़ने के लिए तुरंत किसी को भेजना होगा। चिंता मत करो, मेरी ब्लड मिस्ट वैली मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। बुरा नहीं, ब्लड वैली मास्टर ने मजाक उड़ाया। मैं तुरंत वैली लौटने का ऑर्डर भेजूंगा। वैली में ताकतवर लोगों को इकट्ठा करो, एलिट यान बुवेई के साथ तुम्हारी मदद करो और इस बागी को पकड़ो। कमांडर की नजरें बहुत गंभीर हो गईं और उसने ब्लड मिस्ट वैली में उस आदमी को देखा। तुम्हें क्या हुआ है? चीफ ने पूछा। ब्लड वैली के लॉर्ड ने हाथ हिलाया और कहा, इससे लीडर को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे ब्लड मिस्ट वैली के योद्धा, ये सभी कातिल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच भटक रहे हैं। अंदाजा है कि मैंने अभी अभी बाहरी मिशन खत्म किया है और मुझे गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ ही ब्लड वैली के मास्टर उठे और उस व्यक्ति के पास आए। अपने हाथ के एक जोरदार इशारे से उस व्यक्ति के शरीर में एक शुद्ध जान डाल दी गई ताकि उसकी चोट स्थिर हो जाए। ब्लड वैली के लॉर्ड मुस्कुराए, मैंने तुम्हारी चोट स्थिर कर दी है, वैली वापस जाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। इसके अलावा मेरा ऑर्डर भेजो कि बड़े एल्डर खुद एक्शन लें और एक एलीट टीम भेजो। यान बुवेई की मदद करो ताकि वह इस विद्रोही जियाओ यी को पकड़ सके। यह सुनकर वह आदमी रो पड़ा और बोल नहीं पाया। क्या बात है? ब्लड वैली के मास्टर की भौहों के बीच नाराजगी की एक झलक दिखी। क्या तुमने मुझे साफ साफ नहीं सुना? ब्लड वैली के लॉर्ड ने ठंडी आह भरी। वह आदमी कांप उठा और फिर कांपते हुए बोला, गु मास्टर, 1 घंटे पहले जियाओ यी ने मेरी ब्लड मिस्ट वैली पर हमला किया था। ब्लड मिस्ट वैली अब बर्बाद हो चुकी है। वैली के सभी योद्धा मारे गए और घायल हो गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। छोटा सा लड़का किस्मत से बच गया और वह भागने में कामयाब रहा और वह वैली मास्टर को रिपोर्ट करने आया। क्या क्या तुमने क्या कहा? ब्लड वैली के मास्टर का चेहरा तुरंत तन गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जू चेंगहे गुस्से से चिल्लाया। वैली में बड़े बड़े और दूसरे लोग हैं, 2 तियानुआन 8 गुना, 2 तियानुआन 7 गुना। ऐसी ताकत को जियाओ यी खत्म कर देगा। बेवकूफ, क्या तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? ब्लड वैली लॉर्ड गुस्से में था। उस तरह का गुस्सा आम गुस्सा नहीं होता। यह एक बहुत ही उलझा हुआ गुस्सा होता है जिसका चेहरा टेढ़ा होता है। वैली छोटे वाले ने झूठ नहीं बोला, वह आदमी रो रहा था। ब्लड मिस्ट वैली, वह चला गया। वह आदमी पहले से ही डर के मारे रो रहा था। नहीं नहीं, ब्लड मिस्ट वाली चला गया। ब्लड वैली के लॉर्ड को हैरानी हुई। शानदार शिखर असल में लड़खड़ा रहा था और एक कुर्सी पर गिर गया। वैली लॉर्ड जू चेंगहे ने जल्दी से उसे सहारा दिया। नामुमकिन नामुमकिन, ब्लड वैली लॉर्ड ने घबराकर कहा। ठीक इसी समय दूर से एक और आकृति युकोंग उड़ी। यह एक और यान बुवेई थी और यह बड़ा लिन है। यह डिप्टी कमांडर लिन झोंग था। लिन झोंग, तुम यहाँ क्यों हो? चीफ ने पूछा। उसके दिल में बेचैनी और ज्यादा साफ होती जा रही थी। कमांडर के लिए धन्यवाद। लिन झोंग ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, पक्की जानकारी के मुताबिक 1 घंटे पहले ब्लड मिस्ट वैली पर जियाओ यी ने हमला किया था। पूरी वैली में कोई जान नहीं है, पंथ बर्बाद हो गया है। सच में तबाह हो गया। पफ, ब्लड वैली के लॉर्ड ने अचानक कहा। मुंह भर खून थूक दिया।
जाहिर है वह गुस्से में था। इस समय आसपास के बड़े लोग उसे दिलासा देने आए। ब्लड वैली लॉर्ड, अपनी बॉडी की गारंटी दो। इस तरह बदला लेने और चोर की जान लेने का मौका मिलेगा। यह आओतियान्यून ने कहा। ब्लड वैली लॉर्ड, चिंता मत करो, यहाँ बहुत सारी सेनाएं हैं जो जियाओ यी को जाने नहीं देंगी। आज के अंदर वह उसकी जान ले लेगा। ठीक इसी समय लिन झोंग का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था और उसने फिर से कमांडर की ओर हाथ जोड़कर कहा, ग्रैंड कमांडर, एक और बात बतानी है। क्या बात है? कमांडर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। कमांडर अब और शांत नहीं बैठ सका और सीधे खड़ा हो गया। लिन झोंग ने भारी आवाज में जवाब दिया, आधे घंटे पहले टोंगटियन टावर पर जियाओ यी ने हमला किया था। पूरी टोंगटियन बिल्डिंग बह गई थी दूर। टोंगटियन बिल्डिंग में सभी गर्वित परिवार के योद्धा मारे गए और कोई भी नहीं बचा। 2 गर्वित माता पिता और लिन झोंग ने एओ तियान्यून की तरफ देखा और काफी देर बाद कहा, और एओ परिवार का पोता। क्या? एओ तियान्यून हैरान रह गया। वह असल में ब्लड वैली के लॉर्ड को सांत्वना दे रहा था और उसके चेहरे पर बिजली गिर गई। मेरा बेटा मर गया। एओ तियान्यून की मुट्ठी भींची हुई थी। उसकी आंखों में मारने का इरादा बहुत गहरा हो गया। जियाओ यी दुष्ट चोर, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। एओ तियान्यून की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। पूरी शादी की दावत का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। सभी के हाव भाव बहुत बुरे हैं, बाई मोहन सहित। जैसा कि सभी जानते हैं, उसके और जियाओ यी के साथ कोई डील नहीं हुई है। और जियाओ यी, जिसने उसे मारने का फैसला किया, इस दिन बेशक उसे छिपकर एक बेरहम थप्पड़ मारा होगा। ब्लड वैली लॉर्ड, गर्व करने वाले पैट्रियार्क दुख, बाई मोहन ने धीरे से कहा। मोहन तुम्हें यकीन दिलाने के लिए यहाँ है। आज की बड़ी शादी के बाद दुनिया के आखिर में मैं जियाओ यी के आइटम का सिर काट दूंगा। ब्लड मिस्ट वैली के योद्धाओं और एओ फैमिली ग्रैंड मास्टर की बहादुर आत्मा की कुर्बानी देने के लिए। बुरा नहीं, सेक्ट मास्टर भी इसी समय खड़ा हो गया। मैं जियाओ यी को बहुत पहले से जानता था, भेड़िए की महत्वाकांक्षा और बेरहम तरीकों को। खुशकिस्मती से 1 महीने से ज्यादा समय पहले उसने सबसे ताकतवर तलवार मास्टर का टाइटल वापस ले लिया। नहीं तो हजारों सालों से हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की मेरी रेपुटेशन पक्का खत्म हो जाएगी। आज के बाद जब मैं हेवन स्वॉर्ड सेक्ट को स्प्लिट करूंगा तो मैं उसकी जान लेने के लिए एक ताकतवर आदमी भेजूंगा। सच में ठीक इसी समय एक बेपरवाह आवाज गूंजी। ऑडियंस, एक घमंडी आदमी नीचे तैरता हुआ आया। यह जियाओ यी है। हजारों सालों से जियानजोंग की जो इज्जत थी, उसे 15 साल पहले राजा और बड़ों ने खत्म कर दिया था। क्या तुम्हें अब भी इसे खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? जियाओ यी की चिढ़ाने वाली आवाज वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट ने सुनी। उस तरह की नफरत, उस तरह की अजीब हरकत लोगों को उनकी तरफ देखने पर मजबूर करती है। हालांकि वह पतला था, लेकिन वह राजधानी के सभी ताकतवर लोगों के सामने गर्व से खड़ा था। बाई मोहन, मैंने 1 महीने से भी पहले कहा था, मैं अभी के लिए तुम्हारी जान बचाऊंगा। आज खास तौर पर इसे लेने आया हूं। जियाओ यी की आवाज बहुत ठंडी थी। तीसरा और चैप्टर 459, एक ही चाल में सबसे बड़ी ताकत को हराओ। गुस्ताखी करने वाला सेक्ट मास्टर ठंडे स्वर में चिल्लाया। जियाओ यी, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, तुम घमंडी और खूनी हो। जोंगमेन ने तुम्हें सबसे ताकतवर तलवारबाज के टाइटल से दूर कर दिया। मुझे लगा था कि तुम अपनी गलतियां जान सकते हो, उन्हें सुधार सकते हो और अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हो। अचानक वह और बुरा हो जाएगा और इस वजह से सेक्ट को दोषी भी ठहराएगा और बदनाम भी करेगा। यहाँ आओ, जल्दी से इस बेशर्म चेले को नीचे गिराओ और उसका इंतजार करो। सुजरेन ने ऑर्डर दिया और सेक्ट के कई डीकन और एल्डर्स ने तुरंत एक्शन लिया। जियाओ यी, यह सुजरेन तुम्हें याद दिलाता है, सेक्ट द्वारा बात मानकर नीचे गिराए जाने पर भी तुम अपनी जान बचा सकते हो। नहीं तो तुमने आज ब्लड मिस्ट वैली को तबाह कर दिया और टोंगटियन टावर में बड़ी गड़बड़ी की। ऐसे बुरे काम ने लोगों और देवताओं का गुस्सा भड़का दिया है। यहाँ ताकतवर राजाओं का जमावड़ा है। अगर तुम्हें कोई दूसरा योद्धा पकड़ लेता है तो तुम सिर्फ मरोगे। सेक्ट मास्टर की नजर में यह सबसे अच्छा होगा अगर जियाओ यी को बिना किसी कोशिश के आसानी से पकड़ लिया जाए। कई सेक्ट के बुजुर्गों और डीकन ने हमला किया। जियाओ यी के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन वह अभी भी बहुत बेपरवाह थी। मैं अब स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की शिष्या नहीं हूं। मुझे इस नियम से क्यों रोका जाए? अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो बस अपनी काबिलियत से ले जाओ। बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि मैं आज यहाँ सिर्फ बाई मोहन की जान लेने आया हूं। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तलवार के नीचे बेरहम होने के लिए मुझे दोष मत दो। आवाज धीमी पड़ गई। जियाओ यी के हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड अचानक से प्रकट हो गई। कई सेक्ट के बुजुर्गों ने डरावनी ठंडी सांस महसूस की और वह डरावनी मारने की नियत अचानक हैरान। उन्हें कोई शक नहीं था कि अगर उन्होंने दोबारा जियाओ यी के पास जाने की हिम्मत की तो जियाओ यी सच में उन्हें मार डालेगा। वे सेक्ट के आम बुजुर्ग हैं, बस तियान्युआन की बेसिक ताकत में। अगर जियाओ यी ने विरोध किया तो वे उसे पकड़ नहीं पाएंगे। यह तो सीधे मौत का काम भी है। बुजुर्गों और डीकन ने डर के मारे अपने विचार रोक दिए। भगवान का चेहरा ठंडा हो गया और उन्होंने तुरंत देखा उसके बगल में एक बूढ़े आदमी पर। बूढ़ा आदमी एल्डर डुआन यून है। एल्डर डुआन यून, तुमने देखा? सेक्ट मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि यह सुजरेन उसकी जान नहीं बचाता, लेकिन वह उसे संभाल कर नहीं रखना चाहता। और इतना घमंडी तुम नहीं रह सकते। डुआन यून का चेहरा भी थोड़ा बदसूरत था, खासकर जब उसे पता चला कि ब्लड मिस्ट वैली को मार डाला गया है और टोंगटियन टावर को लूट लिया गया तो उसका चेहरा देखना और भी मुश्किल हो गया। पहले उसे नीचे उतारो, डुआन यून ने गंभीरता से कहा। अच्छा, सॉवरेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। धीरे ठीक इसी समय म्यू किंगयून खड़ा हो गया। एक छोटा सा बच्चा, सेक्ट मास्टर स्वॉर्ड सेक्ट खुद गोली क्यों चलाएगा? बूढ़ा आदमी उसे पकड़ सकता है। एक पल में इस बच्चे एल्डर बाई को नीचे उतरने दो। बाई मोहन सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये एल्डर लाओ किंगयून है। म्यू किंगयून ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया, फिर तुरंत जियाओ यी पर हमला कर दिया। वो रॉयल कैपिटल के 8 टॉप पावर हाउस में से एक है। हालांकि सिर्फ 7वें नंबर पर है, फिर भी वो टॉप पावर है। नेचुरली कॉन्फिडेंट। लकड़ी की दुनिया की सील, म्यू किंगयून ने हाथ हिलाया। अनगिनत बड़े पेड़ जमीन से उठे। म्यू किंगयून ने अपना बायां हाथ बढ़ाया जिसके 5 पंजे खुले थे। फिर उसने उसे जोर से हिलाया। अनगिनत बड़े पेड़ों ने अचानक एक अजीब तरह से एक बड़ा पिंजरा बना लिया। जियाओ यी को मजबूती से पकड़ो। पिंजरे पर पावर में एक अजीब सी बढ़ोतरी हुई जो बहुत मजबूत लग रही थी। अगले ही सेकंड म्यू किंगयून ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ पर अचानक एक आग की लपटें जम गईं। आग की दुनिया की सील, म्यू किंगयून ठंडे स्वर में चिल्लाया। लेकिन जाहिर है पिछली लकड़ी की सील की तुलना में अब वह आग की दुनिया की सील लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। म्यू किंगयून की मार्शल स्पिरिट एक अजीब विशाल लकड़ी है जिसका रंग नीला है।
इस तरह की विशाल लकड़ी बहुत सख्त होती है, लोहे की तरह सोने जैसी, और तलवार को चोट पहुंचाना मुश्किल होता है। लकड़ी की दुनिया की सील उसकी मार्शल सोल पावर से दिखाई गई थी। जहां तक आग की सील की बात है, वे लपटें असल में सितारों की आग हैं। म्यू किंगडम ने मेडिसिन बिल्डिंग के ऊपर 10 साल तक कड़ी मेहनत की थी, सितारों की आग को सोखते हुए, और इसका इस्तेमाल अपने शरीर में आग के बीज को छापने के लिए किया। यह तरीका लगभग यूफेंगो के स्टार वही यूई जैसा ही है, जिसमें आग को कंट्रोल करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उसने स्टार फायर के बीजों को जला दिया है, जिससे उसे स्टार फायर को कंट्रोल करने की क्षमता मिल गई है। बस बात यह है कि स्टार व्हील फेदर कपड़ों के गुण सितारों की आग के साथ बहुत मेल खाते हैं, और म्यू किंगडम के शरीर में लकड़ी के गुण वाली मार्शल स्पिरिट आग के साथ बहुत कम फिट थी। तारों का तो अगर उसके पास आग को कंट्रोल करने की काबिलियत होती भी तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं होती। यह तो छोड़ ही दो कि यह लास्ट मून डांस से कहीं कमतर है, और इससे लड़ना भी बेकार है। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी दवा बनाने की स्किल्स को बेहतर बना सकता हूं इस समय, क्योंकि जियाओ यी को लकड़ी की दुनिया ने सील कर दिया है, कैद कर दिया है। तथाकथित लकड़ी की आग। बस ऐसा हुआ कि उसने लकड़ी की दुनिया की सील और एस को मिला दिया, धूर्तता से आग की दुनिया को जीत लिया और ताकत बढ़ गई घर के करीब। हालांकि म्यू किंगडम के हाथों में तारों की आग को कम करना मुश्किल था, लेकिन यह धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई। हाँ, म्यू किंगडम ने खुशी से कहा। जियाओ यी बूढ़े आदमी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत बेशान काउंटी में तुम्हारे योद्धा से है। वे सभी घमंडी और घमंडी हैं। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। बूढ़ा आदमी तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर देगा। आखिरी बात म्यू किंगडम ने जियाओ यी के कानों में अफवाहों के रूप में डाली। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। हल्की तारे की आग बाहर निकली और बड़े लकड़ी के पिंजरे के संपर्क में आने के बाद वह तुरंत फट गया। लेकिन कुछ सेकंड, पूरा बड़ा पिंजरा आग का समंदर बन गया है। हाँ, म्यू किंगडम गुस्से से मुस्कुराया। सितारों की आग की ताकत कोई नहीं रोक सकता। जियाओ यी अपने अंत का इंतजार कर रही हो, सिर्फ आग की लपटों में मरने के लिए। लेकिन एक पल के लिए जियाओ यी का शरीर पूरी तरह से आग की लपटों में डूब गया। आसपास सबने तालियां बजाईं। यह सच में मेडिसिन किंग वैली के महान एल्डर का हकदार है, जिसने असल में जियाओ यी को एक ही मुकाबले में हरा दिया। म्यू किंगडम खुशी से मुस्कुराया, अपना सिर उठाया और हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। ठीक इसी समय आग के समुद्र से एक ठंडी आवाज आई। म्यू किंगडम, क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही यह काबिलियत है? यह जियाओ यी की आवाज थी। यह कैसे मुमकिन है? म्यू किंगडम के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आग से फिर ठंडी आवाज आई। आवाज बस धीमी हो गई। आसमान में बर्फ जमी हुई थी और ऊपर उठती आग बुझ चुकी थी। लकड़ी का बड़ा पिंजरा भी बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। हालांकि लकड़ी मजबूत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड में यह बहुत कमजोर हो जाती है। जियाओ यी ने अपनी उंगली हिलाई। क्लिक। बड़ी लकड़ी में अचानक अनगिनत दरारें पड़ गईं। कुछ ही सेकंड में लकड़ी पूरी तरह टूट गई। जियाओ यी बिना किसी नुकसान के बेफिक्र होकर बाहर निकल गया। इतनी ताकत, क्या यही जियाओ यी की ताकत है? उसके आसपास सभी के हाव भाव एकदम बदल गए। सेक्ट मास्टर लड़ चेंगहे और दूसरों के चेहरे भी खराब हो गए और उन्होंने खुद से कहा, बेटा मुझे डर है कि इसमें पहले से ही पीक पावर की ताकत है। आसपास की बातों से डेमो किंगडम का बूढ़ा चेहरा सिकुड़ गया। क्या मजाक है? बूढ़ा आदमी तो पक्का और पवित्र है, तो वह एक बालों वाले लड़के को नहीं हरा सकता। म्यू किंगडम ने ठंडे स्वर में कहा और तुरंत जियाओ यी की तरफ बढ़ा। हट जाओ! जियाओ यी ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपने हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को जोर से मारा। चाओ जियानियन की तरह एक ठंडी सांस के साथ म्यू किंगडम अचानक पीछे हट गया। घूरना, घूरना, घूरना। म्यू किंगडम लगातार 9 कदम पीछे हटा। कदम दर कदम शरीर के ऊपर बर्फ की एक परत जम गई। 9 कदम नीचे बर्फ की 9 परतें जम गईं। म्यू किंगडम जम गया है। बेशक यह बस जम गया था। टूटा हुआ! म्यू किंगडम चिल्लाया और जबरदस्ती बर्फ तोड़ी। टूटे हुए बर्फ के टुकड़े पूरे आसमान में उड़ रहे थे। बर्फ के टुकड़े बहुत सुंदर हैं, लेकिन सामने आया म्यू किंगडम बहुत शर्मिंदा था। उसकी ऊपरी शरीर की शर्ट फटी हुई थी और उसकी छाती खून के धब्बों से सनी हुई थी। बर्फ की तेज हलचल से उसका चेहरा भी बैंगनी हो गया था। यह आइसबर्ग और आग के समुद्र की ताकत है। पहले क्रूक्यूई के जमने से बने आइसबर्ग और आग की लपटें आज भी उतनी ही ताकतवर हैं। उन आइसबर्ग और आग की लपटों का तो कहना ही क्या, जो अब युआन ली से जम गए हैं। और यह अभी भी 3333 फीट था। इतना बड़ा वजूद, इतना ताकतवर! म्यू किंगडम एक ही चाल में हार गया। उनके आसपास सबने रंग बदल लिए। बूढ़े आदमी को हर समय तुमसे मिलने दो। इसी समय एक गुस्से वाली चीख सुनाई दी। एक आकृति तेजी से आई। यह खून की नदी है। मैं देखना चाहता हूं, कुछ महीने पहले हारे हुए जनरलों, आज मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की तुम्हारी क्या काबिलियत है? जू चेंगहे ने मजाक उड़ाया। चौथा और चैप्टर 460, मुझे रोको मरो। बैंग, बैंग, बैंग। दर्जनों सुनहरे अजीब आग के गोले कई मीटर तक नदी को घेरे हुए थे। लड़के, मैं देखता हूं इस बार तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। जू चेंगहे ने खून की प्यासी मुस्कान दी। उसकी राय में अगर कुछ महीने पहले लियू परिवार के बीच लड़ाई नहीं हुई होती, अगर जियाओ यी के पास सबसे ताकतवर तलवारबाज का टाइटल होता, तो वह जियाओ यी को बहुत पहले ही मार देता। जियाओ यी को इतनी गंभीर चोट कैसे लग सकती थी? अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। जियाओ यी को मारना तो बस एक हवा है। जियाओ यी बेपरवाही से मुस्कुराया। मैं भूल गया, खून की धुंध की घाटी में तुम में से 2 ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नहीं मारा है। यह कहने में कोई शर्म नहीं है। जू चेंगहे ठंडे स्वर में चिल्लाया। हाथ की हथेली बार बार हिलाई गई और गोलियां चलती रहीं। हर बार जब हथेली पर गोली चलती है तो सुनहरी आग का एक गोला निकलता है। आग का गोला खून की नदी से कुछ मीटर दूर गया और तुरंत एक सुनहरे भाले में बदल गया। भयानक गर्मी और तेज गला घोंटने वाली आभा के साथ वह बहुत तेज रफ्तार से जियाओ यी की ओर बढ़ा। लड़के, मुझे नहीं लगता कि तुम म्यू किंगडम को हरा सकते हो। तुम मेरे सामने घमंडी होने के लायक हो। मैं तुम्हें टॉप 5वें और 7वें के बीच का गैप दिखाऊंगा। खून मारने के इरादे की नदी बन गया। मुट्ठी भर सुनहरे भालों ने हवा में हमला किया। जियाओ यी डरा नहीं। एक चाल, वूश। जियाओ यी ने आसानी से एक भाला पकड़ लिया। हंसी। उसके हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड ने जोर से वार किया, जिससे उसके सामने एक सुनहरा भाला 2 हिस्सों में बंट गया। वूश वूश। चीची चीची। शियाओ यी का फिगर एक फैंटम में बदल गया। शिफ्टिंग रूम में तलवार की परछाई चमक रही थी। उसने आसानी से अनगिनत सुनहरे भालों को एक एक करके छिपा दिया। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जू चेंगहे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। शरीर के चारों ओर और भी सुनहरे आग के गोले जमा होते रहे।
उसकी हथेलियों को हिलाने की स्पीड भी बढ़ती रही। सुनहरा भाला और घना होता गया। लेकिन नतीजतन शियाओ यी का अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक पल के लिए शियाओ यी पास ही खून के तालाब के पास आ गया था। यह किंग कैपिटल पीक पावर हाउस की 5वीं रैंक वाली ताकत है। लेकिन बस इतना ही शियाओ यी ने मजाक उड़ाया। जुएचेंगहे का चेहरा ठंडा था। लड़के, लोगों को ज्यादा नीचा मत देखो। जुएचेंगहे के आसपास दर्जनों सुनहरे आग के गोले अचानक एक हो गए। यह एक डरावनी सांस के साथ सुनहरे आग के गोले में बदल गया। इसके बाद सुनहरा आग का गोला बदल गया और जबरदस्त सांस के साथ सुनहरे भाले में बदल गया। जैसे ही खून नदी बना, जियाओ यी कांटे के पास आया। जियाओ यी के मुंह के कोने पर एक हल्की सी हंसी चमकी। खून नदी बन गया, तुम हार गए। जियाओ यी की ठंडी बर्फीली तलवार ने जोर से काट दिया। उसके शरीर में आइसबर्ग और समुद्र की ताकत एक पल में फूट पड़ी। फुफकारा। बर्फीली तलवार ने आसानी से सुनहरे भाले को काट दिया। फिर जियान फेंग मुड़ा और सीधे उसका गला घोंट दिया। ब्लड चेंगहे चौंक गया और उसकी खून की प्यासी आंखों में घबराहट थी। जियाओ यी की स्पीड बहुत तेज है, इतनी तेज कि उसके पास भागने का समय नहीं है। असल में जब उसने दर्जनों सुनहरे आग के गोलों को मिलाकर एक सुनहरा आग का गोला बनाया था, वह पहले ही हार चुका था। अगर वह जियाओ यी से पास से नहीं लड़ता तो वह जियाओ यी को दूर से ही खत्म करने के लिए सिर्फ सुनहरे भाले पर निर्भर रहता। शायद उसे इतनी जल्दी हराया नहीं जा सकता था। जियाओ यी की कमियां ढूंढकर जियाओ यी को हरा भी सकता था, लेकिन वह ओवर कॉन्फिडेंट था और जियाओ यी से नफरत भी करता था, इसलिए उसने जियाओ यी से पास से लड़ने का फैसला किया। नतीजा, उसे मौत को गले लगाना पड़ा। मास्टर जिन सावधान, ब्लड वैली के लॉर्ड चिल्लाए। जैसे ही फ्रॉस्ट स्वॉर्ड की धार ने खून को गले में घुसाया, उसका शरीर तुरंत फट गया। उसके हाथ में खून की धार फूट पड़ी। यह फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को टेढ़ा करके हिलाने लायक था। अच्छा आओ, साथ चलो और साथ मरो। जियाओ यी की आंखें और भी कातिल हो गईं। जल्दी पीछे हटो। ब्लड वैली मास्टर ने खून को नदी में फेंक दिया और वह तुरंत पीछे हट गया। भले ही दोनों ने टीम बना ली हो, लेकिन उनमें जियाओ यी की धार को झेलने की हिम्मत नहीं हुई। बचाया गया खून एक नदी बन गया और इस समय उसका चेहरा अविश्वसनीय रंग से भरा हुआ था। वह खुद से बुदबुदा रहा था। यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? महीने। जियाओ यी कांग सिर्फ अपने हाथों को सहारा दे सकता है और चोट खाता रहता है। आज तक बड़ा होते हुए कुछ ही तरकीबें उसे हरा सकती हैं। इतनी भयानक ग्रोथ रेट ने उसे बहुत ज्यादा चौंका दिया। लेकिन सच उसके सामने है और उसे यकीन नहीं हो रहा है। जियाओ यी ने तलवार ऊपर उठाते हुए मजाक उड़ाया। हेवनली ओरिजिन रियम की ताकत का सोर्स और कुछ नहीं बल्कि क्यूई स्प्रिंग में लिक्विड वाइटैलिटी है। आइसबर्ग और आग का समुद्र सॉलिड एलिमेंटल पावर है, जो लिक्विड एलिमेंटल पावर से कहीं ज्यादा है। अगर वह नहीं होता तो उसके पास अब सिर्फ नॉलेयर कल्टीवेशन बेस होता। अगर कल्टीवेशन का दायरा जुचेंगहे और दूसरों से बहुत दूर होता तो वह जुचेंगहे और ब्लड वैली के मास्टर को मुर्गे को मारने जितना आसान मार देता। तियान्युआन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट खास तौर पर बाद के स्टेज में जाने के बाद दूसरे मजबूत तरीके और बदलाव होंगे। यह साधना के दायरे में तथाकथित बहुत बड़ा गैप है। घर के करीब शियाओ यी तलवार लेकर ऊपर गया और खून को सीधे नदी और खून की घाटी के मालिक के पास ले गया। दोनों में से एक का नंबर पीक पावर्स में तीसरा है, एक का नंबर 5वां है। जब दोनों ने हाथ मिलाया तो उनके चेहरे पर डर दिखना चाहिए था और वे जल्दी से पीछे हट गए। ठीक इसी समय एक तेज तलवार अचानक उन दोनों और शियाओ यी के बीच आ गई। खटखटाई। शियाओ यी की ठंडी तलवार और हमले को बुरी तरह रोक दिया गया। जिसने गोली चलाई वह स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सेक्ट मास्टर के सामने लोगों को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना मजाकिया है? सेक्ट मास्टर ने ठंडे अंदाज में कहा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्टर अपने केंडो के लिए मशहूर है। सेक्ट मास्टर नेचुरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग केंडो फाइटर है और वह खुद भी 8 पीक पावर्स में दूसरे नंबर पर है। अगर यह अकेले दूसरे रैंक का वॉरियर है तो यह समझाने के लिए काफी नहीं है। हालांकि अगर उससे पहले केंडो वॉरियर शब्द जोड़ा जाता तो मतलब काफी अलग होता। अगर यह दूसरे रैंक का है तो यह तीसरे से थोड़ा ही बेहतर है। तो दूसरे रैंक का केंडो फाइटर तीसरे रैंक के फाइटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। केंडो वॉरियर्स, जिन्हें कॉम्बैट में सबसे अच्छे वॉरियर्स के तौर पर जाना जाता है, किसी भी तरह से झूठे नहीं होते। मजाकिया है? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। सेक्ट मास्टर को नहीं लगता कि तुम सभी पीक पावर्स जो लंबे समय से फेमस हैं, मेरे जूनियर के खिलाफ पहियों की लड़ाई की तरह लड़ रहे हो। क्या यह ज्यादा मजाकिया है? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मारना है, एक जोड़ी मारना है और 3 भी मारने हैं। तुम बहुत घमंडी हो, सेक्ट मास्टर ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ में जो तेज तलवार है वह बहुत तेज और तीखी है और यह शेन फेंगजियान है। सेक्ट मास्टर ने शेन फेंग की तलवार से सीधे जियाओ यी के हाथ में वार किया। मैं तुम जूनियर्स को दिखाऊंगा कि केंडो क्या होता है और एक असली केंडो मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है। जब सेक्ट मास्टर ने एक मूव किया तो वह सच में बहुत खास था। शेनफेंग तलवार पर चौंकाने वाली धार के अलावा इस समय उसमें एक तेज सांस भी थी। यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड दाव है। जियाओ यी की आंखों में एक गंभीर रंग दिखाई दिया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की विरासत है। कहानी के अनुसार यह सुजरेन की पहली पीढ़ी द्वारा केंडो का अभ्यास था। बाद में यह हमेशा सेक्ट में सबसे मजबूत केंडो इनहेरिटेंस रहा है और यह वह केंडो भी है जिसे सबसे ज्यादा चेले चुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों साल पहले तक ऐसा नहीं था कि आसमान से पैदा हुए हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड डेमन ने इसकी तुलना हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड से डोमिनेरिंग केंडो से की थी। असल में डोमिनेरिंग केंडो और स्काई स्प्लिटिंग केंडो दोनों ही दुनिया के सबसे पावरफुल केंडो हैं। हालांकि डोमिनेरिंग केंडो सबसे ऊंचे लेवल के केंडो से जुड़ा है और सबसे पावरफुल है, इसलिए स्काई स्प्लिटिंग केंडो डोमिनेरिंग केंडो से थोड़ा कमजोर है। दोनों के बीच मैच पहले तो बराबरी का था, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जिस पल आइसबर्ग फायर सी पावर जियाओ यी के शरीर में फूटी, सेक्ट मास्टर तुरंत हार गया और जियाओ यी की तलवार से उड़ गया। पफ, सेक्ट मास्टर ने मुंह में खून थूका। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा केंडो दायरा सच में मेरे दायरे से ऊंचा है। सुजरेन साफ तौर पर पहली पीढ़ी के सुजरेन का मार्शल आर्ट स्टाइल है। तभी उसे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड समझ में आया। लेकिन ज्ञान उस ज्ञान से जुड़ा है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से अपने लिए किया जाता है, लेकिन अभी तक हासिल नहीं हुआ है। 10% केंडो का अंदाजा लगभग 90% है, जो 10% के करीब पूरा है। और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड डेमन के पहले वाले का मार्शल आर्ट स्टाइल जिसे जियाओ यी ने ज्ञान दिया था, यह पहले ही 10% पार कर चुका है। खासकर फ्लेम सेक्रेड माउंटेन में पहले मुझे 11% और 12% मिला था। आज केंडो की असली मास्टरी 11% है।
इस मामले में कि शरीर में वाइटैलिटी का फटना सुजरेन से कमजोर नहीं है। दबंग केंडो आसमान छूने वाले केंडो से थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है। केंडो की मास्टरी के साथ जियाओ यी राजा से भी ऊंचा है। जाहिर है जियाओ यी ने एक तलवार से दुश्मन को हरा दिया। इस समय जियाओ यी ने उससे कोई बकवास नहीं की। फिर से तलवार पकड़े हुए उसके निशाने पर खून की घाटी का मालिक, खून की नदी और बाई मोहन थे। उसे रोको, सेक्ट मास्टर गुस्से से चिल्लाया। जोंगमेन ताकतवर, पूरी ताकत से बाहर आओ। राजधानी में बड़ी ताकतों के मुखिया भी एक एक करके एकजुट हो गए। जियाओ यी, क्या तुम सच में राजधानी के लगभग सभी ताकतवर लोगों के दुश्मन बनना चाहते हो? एक बड़े परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। तुम गलत हो, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुश्मन बनना चाहता हूं। यह तुम्हारी पूरी राजा राजधानी का पावर हाउस है जो मेरा दुश्मन बनना चाहता है। आज मैं बाई मोहन के तीनों को मार डालूंगा। जिसने मुझे रोका मर जाए। आवाज गिरी। शियाओ यी के हाथ में तलवार सीधी हो गई। आसमान में तलवार क्यों तेजी से गिरी। पांचवा और